ओके। ठंड किसको लग रही है? मौसम थोड़ा बेटर हो गया ना इसलिए। नहीं, जरूरत ही नहीं लग रही है। हाँ। आ रही है। आवाज आ रही है मेरी? ओके। कल मेरा पेपर है। किस चीज का पेपर है? हाँ, अभी तो टीटीएस में चल रहे थे, फिर अब एमडब्ल्यूएफ में सारे पेपर ना, दो ही पेपर बच रहे हैं ना, एक कल है और एक 2 तारीख को है। राइट। माय गॉड, लॉट ऑफ प्लानिंग एंड प्लॉटिंग गोइंग ऑन, नो? ओके, सो चैप्टर नंबर 3, कंट्रोल्स, बी पार्ट, 3 का बी। मैंने आपको फ्लो चार्ट भी साथ साथ बनवाए हैं, है ना? फिजिकल एक्सेस कंट्रोल हो गया, चाहे एनवायरमेंटल कंट्रोल हो गया, फ्लो चार्ट्स बनवाए हैं, निमोनिक भी वहां पे दिए हैं, वो सब नोट किए हैं ना कॉपी के अंदर? है वंश क्या? मतलब और बाकी सब तो मैंने लिख के अपने हाथों से दे ही रखा है। इसको जेलसी हो रही थी कि वो जो इमेजेस थी ना वो इसके पास क्यों नहीं थी। क्यों? क्यों ऐसा क्यों है? बता। नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि बकरे को काटने से पहले उसको खिलाया पिलाया जाता है? ओह माय गॉड। इसकी बॉटल के साथ ना वही है, पहले भी इसकी बॉटल गिर चुकी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि क्या पता तुम इतनी तारीफ कर रहे हो बकरे को काटने से पहले, चलो कॉम्प्लीमेंट्स देते हैं, हाँ? कभी कभी चलता है। ओके। सो फार वी हैव डन। एक बार रिविजन ले लेते हैं। सो इंफॉर्मेशन सिस्टम कंट्रोल्स का क्लासिफिकेशन 3 बेसिस पर है: ऑन द बेसिस ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ कंट्रोल्स, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम रिसोर्स, एंड ऑन द बेसिस ऑफ द ऑडिट फंक्शंस। राइट। एंड हम लोगों ने ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव कर लिया है प्रिवेंटिव, डिटेक्टिव एंड करेक्टिव। इसमें एक बात ध्यान रखिएगा, जो आपके एग्जाम्पल्स है ना वो मेन है, वो एग्जाम्पल्स मेन है। ये देखिए जितने भी एग्जाम्पल्स है ना ये आपके मेन है। एग्जाम्पल्स के थ्रू आपसे एमसीक्यू पूछ सकता है। अगर आप पूरा क्वेश्चन नहीं भी याद कर रहे हैं तो एटलीस्ट एग्जाम्पल जरूर करके जाइए ताकि 1 नंबर का एमसीक्यू क्रैक हो जाए। ओके, कमिंग बैक टू दिस, नेचर ऑफ द इंफॉर्मेशन सिस्टम रिसोर्स, इसके बेसिस पे हम 3 डिवीजन करते हैं: एनवायरमेंटल, फिजिकल एंड लॉजिकल एक्सेस। एनवायरमेंटल का मतलब विद रिस्पेक्ट टू एनवायरमेंट। देखा था वो क्या नाम है, यस, क्या बोलते हैं उसको, कौन सा कार्टून था वो, कैप्टन। तो मैंने वहां से वीडियो अभी लगाया था ताकि थोड़ा सा आप कनेक्ट कर पाओ। तो मुझे वो ना क्लिप हिंदी में नहीं मिली। आई वॉज फाइंडिंग कि हिंदी में मिल जाए, बट मुझे इंग्लिश में मिली थी। आई गेस आई स्पेंड अराउंड 45 मिनट्स इन सर्चिंग ऑन यूट्यूब की मुझे हिंदी में वो क्लिपिंग मिल जाए। 45 मिनट्स, माई गॉड। नहीं, एक्चुअली कनेक्टिविटी ना ज्यादा बैठती है जब मैं हिंदी में, जैसे याद करो मैं तुमको क्लिपिंग दिखाई थी, शी इज अ स्मॉल वंडर। तो मैं इंग्लिश में चलाती ना पहले क्लिपिंग तो मैं समझ नहीं आती, पर उससे पहले मैंने चलाया करिश्मा का करिश्मा, वो तुरंत तुम्हारे भेजे में घुसा ना। तो हिंदी वाली जो चीज होती है फटाक से दिमाग में जाती है। तो मैंने उसके ऊपर टाइम स्पेंड किया 45 मिनट्स की, मैं वो क्लिपिंग आपके सामने लेके आऊं। सो एनवायरमेंटल एक्सेस कंट्रोल्स आर रिलेशन टू द एनवायरमेंटल थ्रेट्स। राइट। तो अब बेसिकली हमारे पास आकाश के अलावा बाकी 4 एलिमेंट्स जितने भी हैं उसके प्रति हमारे क्या है, थ्रेट्स है। और उन थ्रेट्स को कंट्रोल करने के लिए हम क्या लगा रहे हैं, यहाँ पे एनवायरमेंटल कंट्रोल्स लगा रहे हैं। ठीक है, फायर हो गया,
और वेरी गुड, गुड, ओके। अब इस केस में आपको एग्जामिनेशन बेस एक बार बता देती हूँ। इन्वायरमेंटल कंट्रोल में एग्जामिनेशन बेस देखो, जैसे कि फर्स्ट स्मोक डिटेक्टर, ये हो गया। सेकेंड इज फायर अलार्म, ये हो गया। दोनों में डिफरेंस तो पता है ना, धुआं डिटेक्ट करने वाला स्मोक डिटेक्टर, और जो फायर को डिटेक्ट करके अलार्म बजा देगा वो क्या है, फायर अलार्म है। तो ये दोनों याद रखोगे एमसीक्यू के हिसाब से। सेकंड इज ये इलेक्ट्रिकल सर्ज प्रोटेक्टर्स, आपका एमसीबी वगैरह, ठीक है। एंड यस, यूपीएस का फुल फॉर्म वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में फुल यूपीएस हम मुंह से कितनी बारी बोलते हैं यूपीएस लगा दो, ऑन कर दो, ऑफ कर दो, बट यूपीएस का फुल फॉर्म हमें नहीं पता, अनइंटरप्टेबल पावर सिस्टम्स। बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट वाटर डैमेज की, तो यहाँ पर उसने बोला वेज ऑफ प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट द वाटर डैमेज। कैन क्या तरीका है, वेज क्या है बेटा, क्या वेज है जरा बताओ। ये तो यहाँ पहुंच गया, ये यहाँ पहुंच गया। जो वहां पर हमने वाटर प्रूफ सीलिंग, जहां से हमने फायर प्रूफ सीलिंग लगाई, सब सेम यहाँ पर ये वाला हो गया। और लास्ट इज पोल्यूशन, इसके अंदर एमसीक्यू आता है ये वाला कि डस्ट की विच इज द मेजर पॉल्यूटेंट, ये एमसीक्यू यहाँ से आता है, विच इज द मेजर पॉल्यूटेंट। मुझे तो ऐसा लगता है कि मतलब व्हेन आई टीच दिस पोर्शन ना, तो भैया ईआईएस गया भाड़ में। हाँ मतलब नहीं, यहाँ इन्वायरमेंटल हो गया, वहां मैं फिजिकल पढ़ा रही हूँ, तालने वाले पढ़ा रही हूँ, मतलब कतई ऐसा लगता है कि ईआईएस एक तरफ और ये एक तरफ नहीं। चलो, सो फिजिकल एक्सेस कंट्रोल की हम बात ही कर रहे थे। इसके अंदर आपने क्या ध्यान रखना है, टैंजिबल रिसोर्स तो होता ही है, साथ में इनटैंजिबल विच इज स्टोर्ड ऑन टैंजिबल वो भी आता है। समझ आया। अगर मान लो वो क्वेश्चन आपसे पूछते हैं कि फिजिकल एक्सेस कंट्रोल्स किसके ऊपर जाता है, सो ए इज टैंजिबल, बी इज इनटैंजिबल, सी इज बोथ, तो बोथ वाला आएगा। ओके ओके, नेक्स्ट इज यहां पर तब भी हम प्री एज्यूम करके चलेंगे कि वो उसी टैंजिबल की बात कर रहा है। ओके, नेक्स्ट इज विद रिस्पेक्ट टू द फिजिकल आइडेंटिफिकेशन मीडियम, यहाँ पर ये वाला पॉइंट, यहाँ पर ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है इस वाले अटेम्प्ट के लिए। और आपको मैं बता दूं अगेन, स्पेसिफिक क्वेश्चन आ सकता है, लॉगिन ऑन फैसिलिटीज के ऊपर आ सकता है, फिजिकल आइडेंटिफिकेशन मीडियम के ऊपर आ सकता है, तो मुझे ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगता है। अब मैं आपको बताती हूँ, मैंने आपको वीडियो में ऐसा इमेजेस के थ्रू पढ़ाया है, बट इट डजंट मीन कि आप एग्जाम में वहाँ इमेजेस बनाने बैठ रहे हो, प्लास्टिक का कार्ड बनाने के लिए बैठ रहे हो। आपको सिंपल फ्लोचार्ट बनाना है और एक्सप्लेन करना है, राइट। दो स्टूडेंट्स हु थिंक्स दे आर रियली स्मार्ट इनफ, तो उनको उनके लिए मेरे को डिस्क्लेमर देना पड़ रहा है, डोंट वेस्ट योर टाइम इन एग्जामिनेशन बाय ड्राइंग दोस प्लास्टिक कार्ड्स एंड आइडेंटिफिकेशन बैचेस। ओके, नेक्स्ट ये आपका जो डोर है बेटा, उसके अंदर ये जो साइफर है ना, साइफर की स्पेलिंग प्लीज याद करके जाइएगा, साइफर लॉक्स। और ये तो बोल्टिन डोर लॉक्स है ना, इसको तो मैं ऐसे याद रखती हूँ, कुंडी मत खड़काओ राजा सीधा अंदर, कुंडी मत खड़का, कुंडी मतलब ऐसा लगा हुआ है ना बोल्ट डोर, तो मैं तो ऐसे याद रखती हूँ, तो आपको ये भी याद रखना है बोल्टिंग डोर। तो साइफर की स्पेलिंग याद रख लेंगे, छोटी सी चीज है। नेक्स्ट यहां पर आप याद रखेंगे कंट्रोल्ड विजिटर्स एक्सेस। क्या बताया मैंने आपको इसके अंदर, जल्दी से बताओ क्या होता है। दो आदमी होते हैं ना, दो आदमी थे इमेज के अंदर, एक होता है विजिटर और एक होता है ऐसा आदमी जो इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन होता है, वो क्या करता है, विजिटर को ड्रॉप करने के लिए जाता है, एस्कॉर्ट करने के लिए जाता है, इसको क्या बोलते हैं, कंट्रोल्ड विजिटर एक्सेस। तो जब ना इस पे क्वेश्चन आता है ना, मतलब एक सेपरेट क्वेश्चन आता है एग्जाम पेपर में, आप देखते हो वहां पर ये स्ट्राइक नहीं होता, तो आपको याद रखना है ये स्ट्राइक होने वाली चीज होनी चाहिए। डेडमैन डोज आपको समझ में आया था, डेडमैन डोज बेटा अकेले क्वेश्चन आ सकता है, अलग से क्वेश्चन आ सकता है, डेडमैन डोज 2 मार्क्स। ओके, अब बात कर लेते हैं लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल्स की। तो हम लोगों ने इन द प्रीवियस क्लास लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल्स में यहां पर ये वाला कर लिया था, एंड सेकेंडली हमने ये लॉजिकल एक्सेस वॉलेटर्स कर लिए थे।
कॉपी पेस्ट डबल डबल हो रखा है क्या? ठीक है, एडिटर ने मेहनत ज्यादा करी। एक्चुअली क्या है ना, ये कहीं पर अमेंडमेंट आई होगी तो डबल डबल हो गया होगा, चलो कोई बात नहीं। तो हमें जितना पार्ट हमने कर लिया उसको छोड़ के हम एक बारी रिकॉल कर लेते हैं अबाउट द लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल्स, क्योंकि लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल्स एक बार पहले भी एग्जाम में आ चुके हैं। तो अगर दोबारा एग्जाम में आते हैं तो हमारे को शॉर्ट शॉर्ट फुल मार्क्स लेने पड़ेंगे। तो वो भी मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन कैसे आता है वो भी एक्सप्लेन कर देती हूँ। सो आपने चीज समझ ली कि एक है हमारी तरफ, एक है हमारे पास फिजिकल एक्सेस कंट्रोल, यानी कि वी आर टॉकिंग अबाउट द फिजिकल सेफ्टी ऑफ द सिस्टम। एंड ऑन दी अनदर हैंड वी आर सेइंग कि भैया आज के टाइम पे क्या है ना, फिजिकली सिस्टम पे बैठ के कोई हमारे सिस्टम से डेटा को स्नैच करे जरूरी नहीं है, कोई लॉजिकली भी हमारे सिस्टम से डेटा को क्या कर सकता है, स्नैच कर सकता है। लॉजिकल का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड लॉजिकल? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड लॉजिकल? आपने लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल्स पढ़ लिए ना, बताओ लॉजिकल का मतलब क्या है? लॉजिकल का मतलब होता है, ध्यान से सुनना मेरी बात, यानी कि लॉजिक्स को अप्लाई करके, लॉजिक्स को अप्लाई करके। जैसे एग्जांपल, हैकर क्या करता है? लॉजिक्स को अप्लाई करके तो चीजों को हैक करता है। तो जब हम लॉजिक्स को अप्लाई करके क्या करते हैं, चीजों को मतलब उसकी चीजों को स्नैच करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? लॉजिकल एक्सेस। ओके, चलिए, सो लॉजिकल को शुरू करते हैं। एंड आई गेस कि आपको अभी नहीं पता कि लॉजिकल क्या होता है, तो दिस इज हाई टाइम कि हम मीनिंग को भी इतनी बार कवर कर लेते हैं। So these are the controls related to the logical access to the information resources, यानी कि जो भी हमारे पास resources हैं जिस पर कि हमारी information stored है, वो क्या है? हमारी information resources। इसके ऊपर कोई भी इंसान कैसे access कर सकता है? logical access कर सकता है। ठीक है, ओके। रिसोर्सेज का एग्जांपल दे दिया, जैसे कि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। अब देखो, ऑपरेटिंग सिस्टम इज इक्वल टू विंडोज, एंड विंडोज इज व्हाट? It is comprising of the it is aggregate of the logics, it is aggregate of the programs। मैं बहुत सारी चीजें लिखती हूँ तो जाके मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या मेरे को मैं रन करा पाती हूँ अपने सिस्टम के ऊपर। तो मुझे बताओ, रिसोर्सेज में ऑपरेटिंग सिस्टम में अगर मैं किसी की छेड़खानी कर दूं, प्रोग्राम में प्लस माइनस कर दूं, तो काम खराब उसका। सिमिलरली एप्लीकेशन, एप्लीकेशन भी कैसे रन होती है? बेस्ड ऑन द प्रोग्राम्स, बेस्ड ऑन द लॉजिक्स। वहां पर भी मैंने क्या किया? वहां पर भी मैंने तिया पांचा किया और सामने वाले सिस्टम में एप्लीकेशन काम ही नहीं करेगी। करके देखना है, काम करना। कोई भी ऐप के ना जो इंपॉर्टेंट डिजायर डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो सी ड्राइव में छुपे हुए होते हैं। एक दो फाइल जरा डिलीट करके देखना तो मालूम पड़ेगा। फिर कहोगे मैम चल नहीं रहा मेरा ऐप। तो जितनी भी फाइलें होती हैं वो सारी हमारी इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर हमने एक दो फाइलें ऊपर नीचे कर दी या कोई लॉजिक डिलीट कर दिया ना, इट इज गोइंग टू हैम्पर इट। मैं वेबसाइट की बात करूँ, वेबसाइट भी कोड्स पे बेस्ड है। मैंने हल्का फुल्का कोड हिलाया ना, पूरा वेबसाइट हिल जाएगा। बस वही सेम चीज होती है। ओके, नेक्स्ट। अब इसको बचाने के लिए क्या लगाएंगे? कंट्रोल्स लगाएंगे। तो द कंट्रोल्स आर इंप्लीमेंटेड टू इंश्योर दैट एक्सेस टू द सिस्टम्स data programs is restricted to the authorized users, and जो भी अगर हमारा अनऑथराइज यूज करना चाहता है उसको हम क्या करें? रेस्ट्रिक्ट करें। तो क्या मैं बोल लूं कि यहाँ पर वो आरबीसी की बात कर रहा है? तो बेसिकली वो कह रहा है कि फिजिकली भी हमें क्या करना है? सिर्फ ऑथराइज को देना है, और लॉजिकली भी हमें सिर्फ ऑथराइज बंदे को ही देना है। ओके कहता है कि अगर आपने इसके अंदर क्या किया, कोई भी कॉम्प्रोमाइज किया, किस थ्रू? आरबीएससी के थ्रू, या फिर आपने इसको आरबीएससी को लगाया ही नहीं, तो ऑर्गेनाइजेशन में रिजल्ट इन द पोटेंशियल लॉस। ये तो हमें पता ही था। एंड इवन इट में लीड टू टोटल शटडाउन ऑफ द कंप्यूटर फंक्शन, क्योंकि अगर ऑपरेटिंग सिस्टम ही खत्म हो गया तो भैया खत्म, क्योंकि कंप्यूटर सिस्टम चालू किससे होता है? ओएस से होता है। ओएस खाने वाला ओएस नहीं, ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, चलो अब मैं आपको बताती हूँ यहां से आता है क्या क्वेश्चन आता है, बताते हो। उसने क्वेश्चन पूछा एमसीक्यू के अंदर, आरटीपी में था या जाना एमटीपी में था। उसने ये क्वेश्चन पूछा कि हमने एक कंपनी थी, उसने आरबीएससी लगाया विद रिस्पेक्ट टू द फिजिकल एक्सेस। उसने बोला कि इस सिस्टम पे फिजिकली कोई नहीं बैठेगा या फिर कोई अनऑथराइज्ड पर्सन को हम एक्सेस नहीं देंगे। क्या फिर भी हमारा सिस्टम इज आउट ऑफ डेंजर? No. Why? Because the logical access controls are required to be put in. Okay? मैंने आपसे इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है, एकदम वही वाला क्वेश्चन नहीं पूछा जो एकदम आया है, पर आप समझ गए ना मैं क्या कहना चाहती हूँ। दैट मीन्स कि मेरे को फिजिकल कंट्रोल्स के साथ लॉजिकल कंट्रोल्स लगाने ही चाहिए।
ओके तो कंट्रोल्स कौन कौन से थे ये याद है आपको? मैंने डायग्राम के थ्रू आपको बताया था। बताओ क्या क्या कंट्रोल्स थे, जल्दी बताओ। सबसे पहले क्या बनाया था? डब्बा। डब्बा यानी कि हार्डवेयर, वेरी गुड। उसके बाद सॉफ्टवेयर, दो सॉफ्टवेयर। अब बताओ कौन कौन सा? ये नेटवर्क कनेक्टेड है, और बताओ? मोबिलिटी। तो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, यूजर के सारे पॉइंट्स हो गए। अब इन्हीं पॉइंट्स को आगे क्या कर रखा होगा? एक्सप्लेन कर रखा होगा ये सारे पॉइंट्स। वॉयलेटर्स पढ़ाने की जरूरत तो नहीं है, ये तो आसान आसान थे। इसमें याद रखिएगा बेटा, जो हमारा एम्प्लॉय है ना, वो फॉर्मर भी हो सकता है, पुराना एम्प्लॉय भी हो सकता है, और मैं तो कहती हूँ पुराना एम्प्लॉय ज्यादा बड़ा कांड करके जाएगा, समझ रहे हो? क्योंकि वो उसको लगेगा ना मैं तो पकड़े में नहीं आऊंगा। तो याद रखना, मान लो क्वेश्चन आता है एग्जाम में, लॉजिकल एक्सेस वॉलेटर कौन कौन है, और उसमें लिखा हुआ है एम्प्लॉय, और उसमें लिखा हुआ है फॉर्मर एम्प्लॉय। तो बेटा याद रखो, एम्प्लॉय का मतलब प्रेजेंट एम्प्लॉय, ये आपका प्री अज्यूम है कि ऊपर वाला अगर एम्प्लॉय लिखा है तो वो प्रेजेंट एम्प्लॉय है, और प्रेजेंट एम्प्लॉय भी कांड कर सकता है और पुराना एम्प्लॉय भी कांड कर सकता है भाई, ठीक है? चलो अब बात करते हैं लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल्स की, ये सारे पॉइंट्स, ये सारे पॉइंट्स, ठीक है? शुरू करें। ओके सबसे पहले बात आती है बेटा यूजर की। यूजर की बात आती है, देखो यूजर को लेके हमारे पास क्या थे? दो पॉइंट्स थे, यूजर की एक्सेस मैनेजमेंट एंड यूजर की रेस्पॉन्सिबिलिटी। जब भी मैं यूजर की एक्सेस की बात करती हूँ, मुझे तो लगता है जैसे ही मैं एक्सेस वर्ड बोलती हूँ ना, आपको तुरंत आरबीसी स्ट्राइक होता होगा, isn't it? And even हमने in the meaning of the logical access control पढ़ा है वाली बात, that RBAC has to be applied. If you're not applying RBAC, then the company has to suffer a huge amount of the loss. तो उसने क्या बोला, ध्यान से सुनना, स्टेप बाय स्टेप समझना। यूजर रजिस्ट्रेशन एंड डी रजिस्ट्रेशन, यानी कि मान लो आज से तुम मेरे कंपनी में भर्ती हुए, तो मैं आज तुम्हारा रजिस्ट्रेशन कर दूंगी कि भैया इस वाले सिस्टम पे आज से सिद्धि जो है ऑपरेट करने वाली है। यूजर का क्या किया? रजिस्ट्रेशन किया। जिस दिन यूजर चला जाएगा, मैं क्या कर दूंगी? डी रजिस्ट्रेशन। बात समझ में आ रही है? उसके बाद जब ये तो हुआ आना, ये तो हुआ जाना, ठीक है? जब यूजर आ गया, अब उसके बाद यूजर प्रिविलेज मैनेजमेंट, यानी कि यूजर को हम क्या क्या प्रिविलेजेस देंगे, यानी कि बेसिकली इनडायरेक्टली इट इज टॉकिंग अबाउट द टाइप ऑफ द एक्सेस, कि क्या क्या चीजों की एक्सेस उसके पास होने वाली है, क्या क्या प्रिविलेजेस वो एंजॉय करने वाला है। अब प्रिविलेजेस कैसे होनी चाहिए? आरबीएससी में तो हमने कितना पढ़ा है ना, एज पर दी जॉब। जूनियर अकाउंटेंट को वही वाला देंगे। बस मैं तो कहती हूँ कि एग्जाम में अगर आ गया ना, तो हम जूनियर अकाउंटेंट वाला एग्जाम्पल कॉपी पेस्ट मारेंगे भाई, यहाँ पर आके तो दिखाइए क्वेश्चन। यहां पर आपको दिख रहा होगा कि द पॉइंट्स आर वेरी लेस रिटर्न, है ना, सिर्फ पॉइंटर्स लिखे हुए हैं, है ना? तो वो क्यों लिखे हुए हैं? क्योंकि अब हम उस पड़ाव पे पहुंच चुके हैं जब हम खुद ही इनको इतने अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि हमें एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। एग्जाम में क्या होगा, कंट्रोल सबको फटाफट रेडिली पढ़ने पड़ेंगे, राइट? तो कंट्रोल्स आप रेडिली पढ़ लो, इसके लिए ये फटाफट शॉर्ट में देके रखे हुए हैं। अब आप इसको एग्जाम में वेटेज के अकॉर्डिंग एक्सपैंड करने वाले हो। मान लो उसने सिर्फ आपसे यूजर के रेस्पेक्ट में पूछा 2 मार्क्स और 3 मार्क्स, तो यूजर एक्सेस मैनेजमेंट आया और यूजर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज आई, और उसके अंदर के सारे पॉइंट्स आपको खोल के लिखने पड़ेंगे। एंड 3 मार्क्स का मतलब क्या हो गया? अप्रॉक्स 1.5 पेजेस। कैसे शुरू करोगे? बहुत सारे कंट्रोल्स होते हैं, उनमें से एक कंट्रोल कौन सा होता है? लॉजिकल कंट्रोल होता है। लॉजिकल कंट्रोल्स जो होते हैं वो भी इसेंशियल होते हैं फिजिकल के साथ साथ। यहाँ पर हम बोलते हैं कि आरबीसी को मेंटेन करना चाहिए। फिर हम क्या बात बोलेंगे कि इसके अंदर लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल जो होते हैं यूजर के ऊपर लगते हैं, नेटवर्क के ऊपर लगते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर लगते हैं, यानी कि हम ये वाला डायग्राम पूरा बना के देंगे। फिर उसके बाद क्योंकि एग्जाम में हमसे यूजर के रिलेशन में पूछा गया है, तो अब हम इसके ऊपर आएंगे। इतने में आधा पन्ना तो गया। उसके बाद हम इस पे आए, यहाँ पर आने के बाद ये सारी बातें अगर हम एक एक करके खोलना शुरू कर दें, तो आराम से एक पेज भर जाएगा हमारा। सो दिस यू हैव टू डू इट, एंड आई एम वेरी हैप्पी विद प्रेरणा। मैंने इसकी कॉपी चेक करी, शी हैज रिटन टू द पॉइंट आंसर्स, मतलब आंसर राइटिंग में बहुत बढ़िया जा रही है। ठीक है, चले आगे। ओके प्रेरणा कह रही है मेरी चॉकलेट ड्यू हो गई। तुम्हारी चॉकलेट ड्यू थी? नहीं ना? नहीं, वोट कर दो। वोट करके मना कर दो, वोट करके मना कर दो। चलो ओके, नेक्स्ट इज यूजर पासवर्ड मैनेजमेंट। दिस हैज टू बी डन। व्हाई? अब देखो यूजर के पास एक्सेस दे दिया हमने, आईडी वाईडी बना दी, अब यूजर का पासवर्ड मैनेजमेंट करना है, यानी कि
ये जो पासवर्ड है ये तेरे पास है और किस किस के पास है। अगर मान लो पासवर्ड मैं चार जनों के बीच बांट देती हूँ तो रिस्क ज्यादा है। अगर मैं पासवर्ड किसी के साथ नहीं बांटती तो भी रिस्क ज्यादा है। समझ रहे हो क्यों रिस्क ज्यादा है? अगर एक के पास पासवर्ड होगा तो तब भी गड़बड़ हो सकती है, सब में बटा तब भी गड़बड़ हो सकती है। दैट इज व्हाई इट इज सेइंग यूजर पासवर्ड मैनेजमेंट। तो जो बातें मैं आपको पढ़ा रही हूँ ना, यही बातें आपको वहां लिखनी है कि अगर हमने मल्टीपल लोगों के साथ शेयर किया दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ थ्रेट। अगर हमने शेयर ही नहीं किया दैट इज ऑल्सो अमाउंटिंग टू थ्रेट। सो इट हैज टू बी मैनेज वेरी मच प्रॉपरली। जैसे हमारे पास ही रहा तो कह रहा है। तो एक बात मुझे बता, अगर इस सिस्टम का जो पासवर्ड है सिर्फ तेरे पास ही हो, अब बता तेरा तूने स्माइल क्यों किया? समझा तू? बस वही, घर की चाबी है तिजोरी की, सिर्फ तेरे पास ही है तो मतलब ललचाएगा ना? हाँ कि ना? नहीं। अब तो घर के पैसे कहता घर का तो वैसे ही मैं वंश हूँ ये तो मेरा ही है, ठीक है ठीक है। हो माय गॉड, मेरे घर की। चलो ओके नेक्स्ट, रिव्यू। अब ध्यान से सुनना मेरी बात। रिव्यू ऑफ द यूजर एक्सेस राइट। क्या कह रहा है? आपने जो राइट्स दिए ना, आपने जो प्रिविलेजेस दिए ना, उसको आप रिव्यू भी करते रहो बिकॉज इट चेंजेस विद द टाइम। अब मान लो कोई असिस्टेंट मैनेजर था, अब वो मैनेजर बन गया, या फिर मैनेजर से असिस्टेंट मैनेजर बन गया, तो एक्सेस भी अकॉर्डिंगली क्या होगी, चेंज होगी ना। तो क्या कह रहा है? रिव्यू कर लो। तो पॉइंट्स आपको दिख रहा है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बट एग्जाम में पॉइंट्स याद आने ये बड़ी बात है। तो कंट्रोल से प्रॉब्लम ही यही है कि पॉइंट याद आ जाए, बस वही बहुत है। यूजर की रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? अब मालूम मैंने उसको पासवर्ड दिया था तो उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि वो पासवर्ड को ठीक तरीके से यूज करे। अगर उसको मना किया गया किसी से शेयर करने के लिए, वो ना करे, एक्सेप्ट जो भी उसकी जिम्मेदारी है डिफाइन की गई है ऊपर, वो उसको निभाए। और अनअटेंडेड यूजर इक्विपमेंट, यानी कि सेकेंड रेस्पॉन्सिबिलिटी यूजर की क्या है कि जिस इक्विपमेंट के आगे, जिस इक्विपमेंट के तहत उसको पासवर्ड दिया है, वो इक्विपमेंट उसको अनअटेंडेड ना छोड़े। एग्जाम्पल, मान लो ये वो सिस्टम है जिसका पासवर्ड मुझे दे दिया गया, पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी समझा दी, ठीक है। उसके बाद पता क्या हुआ, मैं आराम से अपना पेन ड्राइव लगा के और पासवर्ड से लॉगिन करके और चली गई बाहर, और मेरा फोन आया और लगी पड़ी हूँ मैं 1 घंटा। तो क्या हुआ? अनअटेंडेड, यानी कि क्या हुआ, सिस्टम में आपने पासवर्ड डाल दिया और फिर आपने वो सिस्टम अटेंड ही नहीं करा, वो ऐसी वेला है सिस्टम पड़ा हुआ, तो कोई भी थर्ड पर्सन आके क्या कर लेगा, अनडू एडवांटेज उठा लेगा इसका। तो इसने क्या बोला, समझ रहे हो? अनअटेंडेड यूजर इक्विपमेंट, ये भी किसकी जिम्मेदारी? यूजर की जिम्मेदारी। यूजर के रिलेशन में सारे पॉइंट समझ में आ गए? ओके नेक्स्ट इज नेटवर्क के रेस्पेक्ट में। अब एक और चीज बताती हूँ मैं आपको, एमसीक्यू कैसे आएगा। एमसीक्यू उल्टा आएगा, वो कहेगा बताओ अनअटेंडेड यूजर इक्विपमेंट हो गया तो कौन सा कंट्रोल लगाना चाहिए था। वैसे तो लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल मेजर कंट्रोल हो गया, बट मान लो उसने अंदर खाते पूछा, यूजर वाला कंट्रोल लगा दूं, नेटवर्क वाला कंट्रोल लगा दूं, ऑपरेटिंग सिस्टम वाला कंट्रोल लगा दूं, तो फिर आपको देखना पड़ेगा विच इज द नियरेस्ट वन। एम आई क्लियर? चलो नेक्स्ट इज नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल। तो समझ लो कि नेटवर्क पे काम तमाम होने वाला है, और नेटवर्क का काम सबसे पहले तमाम होता है बेटा फायरवॉल। फायरवॉल क्या होती है जल्दी से बताओ? फायर यानी आग, मतलब नूरा फतेही। तो फिर ओह दीवार, पर्दा। सो अगर ये मेरा, हाँ अगर ये मेरा सिस्टम है और मैं नहीं चाहती कि कोई मेरे सिस्टम पे एंटर करे, तो मैं क्या करती हूँ, अपनी फायरवॉल को ऑन कर देती हूँ। दिस इज अ ऑन, तो मैंने उसको ऑन कर दिया। जैसे ही मैंने फायरवॉल को ऑन किया, इसका मतलब ये है कि देयर इज अ काइंड ऑफ वर्चुअल वॉल, जिससे कि वायरसेस वगैरह या फिर अनऑथराइज एक्सेस किसी को मेरे सिस्टम पे नहीं मिलेगी। तो देखो ये सबसे पहला पॉइंट फायरवॉल तो याद रहेगा, कितना इजी पॉइंट है। तो फायरवॉल के रिलेशन में बताओ क्या करना चाहिए, फायरवॉल को हमेशा ऑन रखना चाहिए। तो एक पॉइंट मैंने यहाँ पे सिर्फ आपको हिंट दिया, क्या आप इसके अंदर का कंटेंट नहीं लिख सकते? नेक्स्ट, सिक्योरिटी ऑफ नेटवर्क सर्विसेज। जैसे आपके घरों में इंटरनेट है, इंटरनेट इज ऑल्सो काइंड ऑफ नेटवर्क, बिग नेटवर्क आई शुड से। तो इंटरनेट के लिए मैं आपको बताती हूँ कि जब हम इंटरनेट लगाते हैं
तो आपका डेटा इंटरनेट के थ्रू बहुत सारी जगह ट्रैवल करता है। आप मुझे बताओ, आपके घर में सिंपल सी बात करती हूँ, आपके घर में इंटरनेट लगा है, आप उसका आईडी पासवर्ड मोहल्ले पड़ोस में देते क्यों नहीं फिरते? ये वाला फैक्ट छोड़ दो कि वो इस्तेमाल करेंगे, चलो उसके अलावा बताओ, मान लो मैं कहती हूँ कि अनलिमिटेड वाला पैकेज है, तब भी तुम नहीं करते? बहुत इजीली हैक हो जाता है सिस्टम, इंटरनेट के थ्रू बहुत इजीली हैक होता है। मैं तो आपको बताती हूँ, मेरे यहाँ पे जो पूरा नेटवर्क सिस्टम है ना पूरा, उसके बारे में बताती हूँ। हम लोग कभी भी पेन ड्राइव के थ्रू सामान इधर से उधर, डेटा इधर से उधर नहीं करते हैं। हमारे यहाँ पे इंटरनेट के थ्रू ही सामान इधर से उधर हो जाता है। हम शेयरिंग, हम नेटवर्किंग भी वैसे नहीं करते। पहले जमाने में ना नेटवर्किंग होती थी। नेटवर्किंग समझते हो कैसे? क्या होता था कि हम लैन के थ्रू कनेक्शन कर रहे हैं, ठीक है, तो मैंने कोई लैन के थ्रू कनेक्शन नहीं कर रखा, मैंने इंटरनेट के थ्रू कनेक्शन कर रखा है। अगर मेरे, मान लो मेरे पास दो इंटरनेट कनेक्शन है, इंटरनेट कनेक्शन 1 और इंटरनेट कनेक्शन 2, तो अगर मेरे सारे सिस्टम पे इंटरनेट कनेक्शन 1 होगा ना, तो जो फाइल मैं सिस्टम नंबर 2 से एक्सेस करना चाहूंगी, वो मेरी फाइल एक्सेस हो जाएगी सिस्टम नंबर 1 पे बैठे बैठे, वाया इंटरनेट ओनली, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। दिस इज हाउ आई वर्क। तो ये क्या है, इंटरनेट हैज बिकम यू नो अ वेरी मेजर थिंग, अपार्ट फ्रॉम बीइंग यूज एज अ डेटा, कि आप उसको बस एज अ रिसोर्स यूज करते हो। इंटरनेट का बहुत वाइटल रोल है। इंटरनेट के थ्रू आपकी ट्रैकिंग हो सकती है। इतना समझ में आता है? तो बहुत सारी चीजें, तो क्या आप उसको सिक्योर नहीं करोगे? आपकी नेटवर्क सर्विसेज सिक्योर नहीं होनी चाहिए? डेफिनेटली होनी चाहिए। नेक्स्ट इज सेग्रीगेशन ऑफ नेटवर्क्स। नेटवर्क से सेग्रीगेट करोगे, जैसे इंट्रा नेटवर्क, जैसे बैंक के केस में सेग्रीगेशन हैज टू बी देयर। ओके, नेक्स्ट इज एनफोर्स्ड पाथ, काट दो उसको, हमें नहीं करना। नेक्स्ट इज पॉलिसी ऑन द यूज ऑफ द नेटवर्क सर्विसेज। देखो, जब तक आपके पास पॉलिसी नहीं होगी, पॉलिसी का मतलब कौन क्या यूज कर सकता है। आपने देखा होगा कई बारी, बहुत सारे कंपनीज के अंदर सुना होगा आपने कि जब लोग अंदर काम करने के लिए जाते हैं तो उनका मोबाइल फोन ना वो लेके रख लेते हैं, वो अंदर यूज नहीं करने देते थे। सुना है बहुत बारी? ऐसा क्यों होता है? डिस्ट्रैक्ट ना हो, काम के टाइम पे काम करे, ये ना करे वो ना करे। बट इसके पीछे एक और लॉजिक भी है, वो है ये पॉलिसी उनकी। वो नहीं चाहते, सुनना, मान लो आप सीबीआई में काम करते हो, आपका मोबाइल फोन अलाउ कर दे, तो आप क्या करोगे? नेटवर्क का इस्तेमाल करके। इसीलिए क्या बोला, देयर हैज टू बी द पॉलिसी ऑन यूज ऑफ द नेटवर्क सर्विस, हु कैन यूज इट, हु कैन नॉट यूज इट। आप यूज भी कर रहे हो तो टाइमिंग क्या होगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बैंक के केस में आप 5:30 बजे के बाद ट्रांजेक्शन करके तो दिखाओ नेटवर्किंग पे, नेटवर्किंग से के थ्रू ट्रांजेक्शन होगी, आप करके तो दिखाओ ट्रांजेक्शन, आपके मैनेजर को पता ना चला तो ये क्या है, पॉलिसी। तो इंपॉर्टेंट वर्ड्स क्या क्या है? एक तो फायरवॉल, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई। सेकंड इज सिक्योरिटी। थर्ड, फोर्थ, पॉलिसी होनी चाहिए। चलो, अब आते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल के ऊपर। ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि हमारा विंडोज, ठीक है। चलो आओ, ये रहा सिस्टम। आपके पास भी लैपटॉप होगा। सबसे पहले आपके पास क्या आता है, लो भाई लो, पासवर्ड डालो, अंदर घुसने के लिए पासवर्ड। ये किसकी फंक्शनैलिटी होती है? ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर की फंक्शनैलिटी होती है। एक काम करो, आप जाओ फटाफट से और इसको फटाफट रीड कर लो, आपको एकदम ही रिकॉल हो जाएगा। ये देखो, ये सारे पॉइंट्स पढ़ो जरा, यहाँ पर जितने भी हमने पढ़े थे ना ऑपरेटिंग सिस्टम वाले, ये सारे किसके फंक्शंस होते हैं? बस यहीं पर हमें क्या लगानी है, सिक्योरिटी लगानी है। देखो आ जाओ, अब देखो क्या कह रहा है, पासवर्ड मैनेजमेंट सिस्टम, लॉग इन और लॉग आउट। बेसिकली सबसे नीचे वाला पॉइंट क्या है, लॉग आउट। क्यों मेंटेन करना करेगा विंडोज? भैया सिस्टम पे कौन बैठा, कितने टाइम तक बैठा, सारी फंक्शनलिटी मेंटेन करेगा। एक्सेस टोकन, यानी कि किस किस के पास एक्सेस है,
कंट्रोल, टर्मिनल टर्म आउट। टर्मिनल टर्म आउट का मतलब क्या है? टोटल जब हम सिस्टम को ऑफ कर देते हैं, दैट इज अ टर्मिनल टर्म आउट। जैसे आपने देखा होगा क्या बोलते हैं रेलवेज के केस में, मेट्रो के केस में हम कहते हैं ना टर्मिनल जो है लाइक एंड मतलब मेट्रो यहाँ खत्म हो रही है, मेट्रो यहाँ से बन के चल रही है। सिमिलरली ऑपरेटिंग सिस्टम के केस में क्या बोलते हैं कि जहां पे सिस्टम पूरा ही शट डाउन हो गया, खत्म। एंड लास्ट इज पासवर्ड मैनेजमेंट सिस्टम। सॉरी, ये तो मैं करा ही चुकी हूँ। तो ये है हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के रेस्पेक्ट में। इसका हिंट क्या है? जो फंक्शंस हमने पढ़े हैं ना, बस उसी को ऊपर कंट्रोल्स लगाने हैं, और प्लस आपने ये लॉगिन और लॉग आउट याद रखना है, लॉगिन और लॉग आउट, बस। और कुछ नहीं करना आपने इसके अंदर। बाकी क्वेश्चन आ चुका है तो अब दोबारा आने के चांसेस ना के बराबर। ओके, नेक्स्ट, एप्लीकेशन एक्सेस कंट्रोल। एप्लीकेशन यानी आपका सॉफ्टवेयर। देखो, जैसे हमने विंडोज के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगाई लॉगिन लॉगआउट पे, सेम यही काम करेंगे। इंफॉर्मेशन एक्सेस रेस्ट्रिक्शन, इवेंट लॉगिन। अगर मान लो मैं टैली पे काम कर रही हूँ, टैली इज अ सॉफ्टवेयर, इज एन ऐप, ठीक है। मैं एबीसी एंड कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रही हूँ, तो मुझे एबीसी एंड कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ही देखना चाहिए। एक्स वाई जेड को मैं लॉगिन नहीं करूं क्योंकि वो तो सेम ऐप में है, मेरे को विजिबल है, बट नहीं करना चाहिए मुझे। इसीलिए उसने क्या बोला? इसने बोला इंफॉर्मेशन एक्सेस रिस्ट्रिक्शन। और मैं आपको बताती हूँ, इसीलिए टैली के अंदर भी आप क्या कर सकते हो, पर कंपनी पासवर्ड लगा सकते हो, पर कंपनी पासवर्ड लगा सकते हो। और अगर आप चाहो, मान लो आप डिफरेंट डिफरेंट स्टूडेंट्स हो और आप डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज पे काम कर रहे हो, तो जिस जिस कंपनी पे आप काम कर रहे हो मैं आपको वो पासवर्ड दे दूंगी और आप सिर्फ उस पे काम करो, काम खत्म। सो आपने क्या किया? इंफॉर्मेशन एक्सेस के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगा दी। इवेंट लॉगिन यानी कि आपने उस ऐप में कितने बजे लॉगिन किया। बैंकों में ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि बैंक में सीबीएस सॉफ्टवेयर है, कोई भी कांड अगर होगा सीबीएस सॉफ्टवेयर खोल के होगा, तो उस टाइम पे इवेंट लॉगिंग के ऊपर हमें क्या करना पड़ेगा? रेस्ट्रिक्शन लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट इज क्लॉक सिंक्रोनाइजेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको कोई बच्चा अंदाजा लगा सकता है ये क्या चीज है? क्लॉक सिंक्रोनाइजेशन, ये क्या चीज है? क्लॉक सिंक्रोनाइजेशन। क्लॉक भी समझते हो? हाँ हाँ हाँ। और सिंक्रोनाइजेशन भी समझते हो? तो बताओ अब। नहीं, क्लॉक से क्या संबंध हुआ इसका? और एनी आइडिया? यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ ना, तो अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, ट्राई तो करो। रियल टाइम बेसिस, ओके। एटलीस्ट कुछ रेलेवेंट तो आया, वो वाला आंसर तो पहले वाला इररेलेवेंट था बिल्कुल ही। और कुछ वंश ट्राई करो, प्रेरणा। तुमने भी रियल टाइम सोचा, मतलब तुम एक ही चक्की का खाना खाते हो आटा खाते हो। हाँ, और कोई ऑप्शन? अच्छा, अगर आप कोई नई नई घड़ी परचेस करके लेके आओ, तो सबसे पहला काम क्या करते हो? टाइम सेट करते हो। क्यों करते हो? सेम चीज यहाँ पर आती है। हम क्या करते हैं? क्लॉक को सिंक्रनाइज करते हैं। क्या होता है कि जब हम डेस्कटॉप लेते हैं या हम डेस्कटॉप पे काम करते हैं, तो हमारे को अपनी क्लॉक यानी कि जो नीचे टाइम दिखाता है, वही टाइम के उस हिसाब से सारा काम होता है। सब जितनी भी रिकॉर्डिंग है वो उस टाइम के अकॉर्डिंग ही होगी। तो आपने अपने सिस्टम पे क्लॉक को क्या करना है? सिंक करना है विद द टाइम गोइंग ऑन एज पर योर लोकेशन। आपने तो सोचा भी नहीं होगा कि कंप्यूटर के अंदर अगर आपको कैलेंडर, आपको टाइमिंग वगैरह दे के रखा हुआ है, तो वो क्यों दे के रखा है। बट आपको मैं सच में बताऊं क्या होता है, सबसे पहले आपको बताती हूँ ये आप अभी छोटे हो, आपको समझ नहीं आएगी, बहुत ही लेमन भाषा में समझाती हूँ। अगर आप कभी भी डिटरमाइन करो कि आप मान लो इस टाइम पे एग्जाम्पल सुबह का 10 बज रहा है, एग्जाम्पल मेरे सिस्टम पे 10 बजना चाहिए, सिस्टम पे नीचे 10 बजना चाहिए, वो भी नीचे कॉर्नर पे दिखा होना चाहिए 10 बज रहा है। अगर आपने बाय एनी चांस देखा ना कि वहां पे 2 AM दिखा रहा है, यानी देयर इज सम थ्रेड गोइंग ऑन, मतलब लॉजिकली कंप्यूटर किसी और के हाथ में जा चुका है। दिस इज अ वेरी बिग हिंट।
तो यहाँ पर आई हैव नो, मैं तो इस चीज से पास बाय कर चुकी हूँ, तो मेरे को तो प्रैक्टिकली पता है ये चीज, आपको शायद ये चीज थ्योरेटिकली एक्सेप्टेबल नहीं होगी, बट दिस इज अ काइंड ऑफ कहते हैं ना, एक हिंट मिल जाता है कि द सिस्टम इज नो मोर विद अस, एंड तुरंत आपने अपनी सिस्टम पे एंटीवायरस रन करना है, फायरवॉल चेक करनी है, अपने सिस्टम की कनेक्टिविटी जितनी भी है वो सारी ऑफ करनी है, इंटरनेट की कनेक्टिविटी हो गई, लैन की कनेक्टिविटी, सारी कनेक्टिविटी आपको ऑफ कर देनी चाहिए उस पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर। तो क्लॉक सिंक्रोनाइजेशन का मतलब क्या है कि आपकी जो क्लॉक, जो आपका ऐप शो कर रहा है, प्लस जो आपका रियल टाइम, जो आपका एक्चुअल टाइम है, वो हमेशा क्या होना चाहिए, मैच होना चाहिए। अगर वो चीजें मैच नहीं होती है, यानी कि कुछ ना कुछ गड़बड़ वहां पर है। क्लियर हो गया? चलिए, नेक्स्ट इज कंट्रोल्स वाइल मोबाइल। ऑब्वियसली बात है, मोबाइल का मतलब मोबिलिटी, यानी कि फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो अगर आपका डिवाइस मोबाइल है, यानी कि ऐसा डिवाइस जो कि फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस जा सकता है, जैसे कि लैपटॉप हो गया, जैसे कि टैबलेट हो गया, ठीक है, आपकी इंफॉर्मेशन मोबाइल पे सेव्ड है, तो उस केस में आपने क्या बोला कि भैया फिंगरप्रिंट लगा दो, आई आई आइरिस लगा दो, मतलब वो आई स्कैनिंग वाला लगा दो, या फिर स्मार्ट कार्ड। स्मार्ट कार्ड कैसे, मान लो कोई लैपटॉप रखा हुआ है, तो वहां पे जो एंट्री होगी वो स्मार्ट कार्ड से हो जाए, दैट इज अ स्मार्ट कार्ड। इसके अंदर अब इसके ऊपर एमसीक्यू आया था अगेन, उसने 3-4 ऑप्शन दिए थे कि हमने फिंगरप्रिंट स्कैनिंग लगाई है, हमने फेस स्कैनर लगाया है, हमने ये लगाया, हमने वो लगाया, 2-4 बातें उसने बोली, और फिर पूछता है कि बताओ ये कौन सा कंट्रोल है, कंट्रोल्स वाइल मोबाइल एंड इन द कैटेगरी ऑफ लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल्स। याद आपने करना है, ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है। ओके, चले आगे। चलो, so now next is classification based on the audit functions. चले, ओके, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन दी ऑडिट फंक्शंस। ध्यान से मेरी बात सुनना, देखो द पॉइंट इज, एक पर्सन होता है जिसका नाम होता है आईएएस ऑडिटर। आईएएस का मतलब इंफॉर्मेशन सिस्टम, और ये कौन है बेटा, ऑडिटर है। ध्यान से मेरी बात सुनना, क्या है, एक एंटिटी है, वो क्या करना चाहती है, वो अपने यहां पर कंट्रोल्स लगाना चाहती है, ठीक है। अब कंट्रोल लगाने के लिए आपको क्या करनी पड़ेगी, चेकिंग करनी पड़ेगी, कहाँ कंट्रोल लगाएं, कहाँ डेफिशिएंसी है, कितने कंट्रोल्स लगाएं, कौन से कंट्रोल्स लगाएं। तो हमें कौन चाहिए होगा, एक पर्सन चाहिए होगा जो हमें चेक करके बता दे। एंड चेकिंग यानी एग्जामिनेशन, चेकिंग यानी एग्जामिनेशन, यानी किसको अपॉइंट करेंगे। और क्योंकि ये चेकिंग जो है, ये किसके रिलेशन में है, ये चेकिंग इज इन रिलेशन टू दी टू दी आईएएस। वेरी गुड, इंफॉर्मेशन सिस्टम, यानी कि बेसिकली आईटी बेस्ड कह सकते हैं, ऐसा इंफॉर्मेशन सिस्टम विच इज आईटी बेस्ड। इसके लिए मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए कि पर्सन आए, चेक करे, क्या चेक करे, भाई ऐसा तो नहीं, मैं तो ठीक से काम कर रहा हूं, पर क्या मेरी एप्लीकेशन ठीक से काम करती कि नहीं करती है, क्या जो लोग मैंने अपॉइंट कर रखे हैं, इतने वेरियस लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट है, क्या सब लोग ठीक से काम करते कि नहीं करते हैं, क्या हमारे यहाँ अगर सॉफ्टवेयर को लेके हम सीधा परचेज करते हैं और अपने यहाँ पर इंप्लीमेंट कर देते हैं, तो ठीक से सॉफ्टवेयर काम, ठीक ठीक वाला सॉफ्टवेयर हम परचेज करके लाए हैं कि नहीं लाए हैं। अगर हम उस सॉफ्टवेयर को खुद से डेवलप करते हैं, यानी ऑर्गेनाइजेशन कहता है अगर मैं सॉफ्टवेयर को खुद से डेवलप करता हूं, तो क्या वो ठीक डेवलपमेंट जा रही है, क्या वो एज पर द रिक्वायरमेंट्स है कि नहीं है। तो जब एंटिटी ये चाहता है कि वो क्या लगाए वंश, कंट्रोल्स लगाए, तो पहले क्या करता है, कंट्रोल से पहले क्या करता है, चेकिंग करता है। चेकिंग यानी एग्जामिनेशन, और एग्जामिनेशन के लिए कौन अपॉइंट करेगा, ऑडिटर, और इसका नाम क्या हो गया इसीलिए आईएएस ऑडिटर। इसका मतलब जब भी आपको ये पॉइंट याद करना है, हमेशा हमेशा आपको इसे कनेक्ट किससे करना है, आईएएस ऑडिटर के साथ। नीचे आपको स्पेस गिवन है, मैं एक लाइन यहाँ पे लिखवा देती हूँ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से।
चलो मैनेजमेंट if wants to put control put control with respect to IS, then organization must have an IS auditor who will examine about the two aspects. पहला, whether management working properly, whether application working properly. ये लाइन आपको तोड़ मोड़ के दे सकता है और फिर आपसे पूछ सकता है एक्सप्लेन द कंट्रोल्स. सेकंड, ये आपका फर्स्ट तरीका हो सकता है क्वेश्चन पूछे जाने का. सेकंड तरीका है ये तरीका जो ये लाइन दे रखी है. क्या बोलेगा वो? द ऑडिटर्स हैव फाउंड 2 ways to be useful while conducting the IS audits. What are the 2 ways? And those 2 ways are putting the managerial controls and the application controls. मतलब कि 2 लाइन से आपको क्वेश्चन आएगा. इसका क्वेश्चन सीधा नहीं आता. पिछले बारी क्वेश्चन जितने भी अभी तक हमने करे ऐसे पूछेंगे, बताओ फायर वाला कंट्रोल बता दो, वाटर वाला बता दो, लॉजिकल कंट्रोल बता दो. मतलब आपको वो वर्ड ना क्वेश्चन में मिल जाएगा. यहां पर ना या तो आपको वर्ड मिलेगा ऑडिट या आपको वर्ड मिलेगा IS ऑडिटर, ये वर्ड मिलेगा, या फिर आपको 2 वर्ड मिल जाएंगे मैनेजरियल और एप्लीकेशन. वो बहुत ही रेयर केस होगा थर्ड वाले में. तो ऑडिट वर्ड आपको याद रखना है. IS ऑडिटर मैंने आपको बताया वो भी इसी केस में अट्रैक्ट होता है. तो अगर कोई भी क्वेश्चन आता है IS ऑडिटर वहां पे लिखा हुआ है तो आपकी एकदम ही सब मुंडी ऐसे ऐसा होता नहीं चाहिए कि अच्छा क्वेश्चन यहां से आया है. अभी तक हमने कहीं पर भी IS ऑडिटर वर्ड पढ़ा? कहीं भी नहीं पढ़ा. तो यहीं पर आके आपके कान खड़े होने चाहिए. ठीक है, दोबारा समझते हैं इस बात को. क्या बोला हमने? एंटिटी को कंट्रोल्स लगाने से पहले एक पर्सन को अपॉइंट करना चाहिए. उस पर्सन का नाम है IS ऑडिटर. ये पर्सन क्या करेगा? चेकिंग करेगा. चेकिंग बोले तो एग्जामिनेशन करेगा. एग्जामिनेशन किन 2 एस्पेक्ट्स पे करेगा? whether the management is working properly or not and whether the application is working properly or not. application बोले तो सॉफ्टवेयर. तो बेसिकली वो 2 चीजों को क्या करेगा? टारगेट करेगा. एंड बेस्ड ऑन दैट हम क्या अपनी रिपोर्ट किसको दे देंगे? मैनेजमेंट को दे देंगे, कंपनी को दे देंगे. एंड बेस्ड ऑन दैट द कंपनी इज गोइंग टू पुट द कंट्रोल्स ऑन द ऑर्गेनाइजेशन. अब मैं आपसे एक सवाल पूछूं, आप मुझे एक बात बताओ, अगर मैं IS ऑडिटर हूं और मैंने एग्जामिनेशन किया, मैंने बनाई अपनी ऑडिट रिपोर्ट, तो मुझे ये बताओ जो मैंने टाइप का ऑडिट करा वो एक इंटरनल ऑडिट है या एक एक्सटर्नल ऑडिट है? वेरी गुड, ये कौन सा ऑडिट है? इंटरनल ऑडिट है. तो याद रखोगे ये कैसा ऑडिट है? क्योंकि देखो जो भी ऑडिट, ध्यान से समझना, जो भी ऑडिट में मैनेजमेंट को सहायता हो रही है वो तो इंटरनल ऑडिट ही हुआ ना. अगर मैं बात करूं वो क्या टारगेट क्या करता है? मुझे कंट्रोल्स लगाने हैं. अब कंट्रोल्स लगाने वाला जो पार्ट है वो तो मैनेजमेंट का पार्ट है ना. तो ये बंदा तो भैया अपनी ऑडिट की नॉलेज यूज करके तुम्हारे को हेल्प कर रहा है, मैनेजमेंट को हेल्प कर रहा है. एंड देयरफॉर दिस इज अ पार्ट ऑफ द इंटरनल ऑडिट. इसका मतलब एक और बात, एक और वर्ड मेरे एग्जाम में आ सकता है विच इज इंटरनल.
तीन शब्द, ऑडिट, आईएएस ऑडिटर और इंटरनल ऑडिट, तीन शब्दों से आप ये क्वेश्चन डिटरमाइन करोगे। मैनेजरियल एप्लीकेशन तो आपको याद ही आ जाएगा। चलिए, तो मुझे बताओ ऑडिटर को कौन सी दो चीजें चेक करनी है? whether the management is working properly or not and whether the app is working properly or not. समझ में आ गया? ओके देखो, whether the management is working properly or not कितने पॉइंट्स? 7 पॉइंट्स। और ये 7 पॉइंट्स बेटा इकट्ठे भी आ सकते हैं, ये 7 पॉइंट्स अलग अलग 4 मार्क्स के भी आ सकते हैं। देखो ये देखो, ये इतना सफिशिएंट है 4 मार्क्स में आने के लिए। उसके बाद सिस्टम, ये देखो, ये तो 6 मार्क्स पे 5 मार्क्स, ये सारा। इसीलिए हम बोलते हैं कंट्रोल्स तौबा रे तौबा। तो हम पहले शुरू करने जा रहे हैं विद द एप्लीकेशन कंट्रोल्स। ठीक है, एप्लीकेशन कंट्रोल्स आसान है, सिंपल है, याद करने की टेक्निक दे दूंगी। और आई गेस कि कंपैरेटिवली मुझे खुद को मैनेजरियल से कंपैरेटिवली मतलब एप्लीकेशन आसान लगते हैं, तो पहले वही कराती हूँ। एप्लीकेशन कंट्रोल्स एज अमेंडेड इन मई 22, पिछले अटेम्प्ट में भी इससे क्वेश्चन आया था। ओके तो अब आप मुझे बताओ, अगर मैं एप्लीकेशन कंट्रोल लगा रही हूं तो कंट्रोल्स किस पे लगे होंगे? एप्लीकेशन पे। एप्लीकेशन को क्या करना होगा मुझे? प्रोटेक्ट। तो आप मुझे बताओ, क्या आप मीनिंग नहीं लिख सकते एप्लीकेशन कंट्रोल का? ऐसे कंट्रोल्स जो किस पे लगाए जाते हैं? एप्लीकेशन पे लगाए जाते हैं, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए वो कौन से कंट्रोल्स हो गए? एप्लीकेशन कंट्रोल्स। मीनिंग जरा एक बार रीड करना सिद्धि। अब यहाँ पर डेफिनेशन देखी, उसका लेवल क्या हो गया? थोड़ा ऊपर हो गया। अपन ने जो डेफिनेशन करी वो क्या थी? लेमैन डेफिनेशन थी, पर हम अपनी डेफिनेशन से काम चला लेंगे, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मैं आपको बोलती हूँ, प्रोटेक्ट की जगह वर्ड क्या हो गया? सेफ गार्ड। और उसने क्या बोल दिया? सुनना, इस एप्लीकेशन के अंदर मैं कह रही हूँ कि मैं इस ऐप को प्रोटेक्ट कर ही क्यों रही थी? क्योंकि इसके अंदर क्या था? डेटा। क्या था? डेटा था। तो अब मेरे को क्या याद रखना है एग्जाम में? वर्ड एप्लीकेशन कंट्रोल के लिए प्रोटेक्शन यानी कि सेफ गार्ड, और सेकेंड वर्ड क्या है? डेटा। बस मेरा काम बन जाएगा, बाकी मैं क्या लिख लूंगी? अपनी ओन लैंग्वेज में लिख दूंगी। देखो एक पॉइंट ऐसा आना था कि हम यहाँ पर ओन लैंग्वेज में आना चालू कर दें, क्योंकि इतने कंट्रोल्स हैं और उनको लिखना याद करना इज नॉट दैट इजी टुगेदर विद द अदर चैप्टर्स ऑफ द EIS। चलो अब बात करते हैं एप्लीकेशन कंट्रोल्स के। कितने हैं एप्लीकेशन कंट्रोल? 6। सिंपल तरीके से समझता, डायग्राम बनवाती हूँ, आ जाओ। देखो, इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट, ये तो याद ही था, बोलो हाँ कि ना, बोलो हाँ कि ना। इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट। और आपको याद होगा इन द केस ऑफ द हार्डवेयर, जब मैं आपको पूरा साइकिल बता रही थी इंफॉर्मेशन सिस्टम मॉडल, हमने क्या कहा था? डेटा को स्टोर भी करते हैं, डेटाबेस कंट्रोल। 4 कंट्रोल हो गए। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, मेरे सिस्टम में कोई आ ना जाए तो मैं क्या लगाती हूं? बाउंड्री। जैसे कि एग्जांपल, वेरी गुड, देखना जरा एक बारी, तुम अपने केस को खुद चेक करना, क्या बाउंड्री के अंदर फायरवॉल वर्ड कहीं मेंशन है? मैं इतनी बेवकूफ हूं कि मैं भी तुम्हारी तरफ देख रही हूँ, मैं बड़ा नहीं कर सकती। हाँ बताओ, यहाँ तो दिया ही नहीं है, बट ठीक है हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पहले वाले में था क्या? अमेंडमेंट में गया क्या? चलो कोई बात नहीं, देखेंगे, मिल जाएगा, ये पक्का मिलेगा हमें कहीं ना कहीं। ओके, और नेक्स्ट इज, जो हमारा सिस्टम होता है वो सिस्टम नेटवर्क के थ्रू कनेक्टेड रहता है, यानी कि कम्युनिकेशन कंट्रोल। तो बताओ कितने कंट्रोल्स? 6 कंट्रोल। इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट से पहले डेटाबेस कंट्रोल, उसके बाद आउटपुट कंट्रोल, और सबसे पहले बाउंड्री कंट्रोल, कोई आना जाए, और लास्ट में कम्युनिकेशन कंट्रोल, यानी कि हमारी तरफ से कोई गलत कम्युनिकेशन या फिर किसी को कम्युनिकेशन लीक ना हो जाए। तो दोबारा से रिपीट करेंगे मेरे साथ, इनपुट,
प्रोसेसिंग, डेटाबेस, आउटपुट, बाउंड्री, कम्युनिकेशन। एक्चुअली मैंने निमोनिक भी बनाया था वैसे, ये था इनपुट, प्रोसेसिंग, डेटाबेस, आउटपुट और स्टार्टिंग का और एंड का, ठीक है, याद रहेगा। अब फर्स्ट एमसीक्यू, एमसीक्यू वो आपको क्या बोलेगा, बाउंड्री कंट्रोल कौन सा कंट्रोल होता है, एप्लीकेशन कंट्रोल। और एप्लीकेशन कंट्रोल किसका पार्ट है, किसका पार्ट है, कंट्रोल्स बेस्ड ऑन द ऑडिट फंक्शंस। तो जो भी आंसर नियरेस्ट होगा ऑप्शंस के हिसाब से उसको आप क्या कर दोगे, टिक मार्क कर दोगे। तो ये आप एटलीस्ट कर सकते हो एग्जाम के अंदर कि कौन किसका है, वो तो आई गेस के एमसीक्यू आपको क्लियर हो जाएंगे। चलो शुरू करते हैं। अब देखो क्या लिखा है, हाँ, बाउंड्री कंट्रोल्स एज अमेंडेड इन मई 22। चलो फिर शुरू करते हैं। अमेंडेड इन मई 22, boundary controls, it includes the access control mechanism that links the authentic users to the authorized resources। यानी कि यूजर भी कैसा होना चाहिए और रिसोर्स भी कैसा होना चाहिए, ऑथेंटिक। मैं कह रही हूँ ये लाइन कोई इंपॉर्टेंट है नहीं, मैं इस लाइन को आराम से बना के लिख सकती थी कि भैया बाउंड्री का मतलब है, बाउंड्री का मतलब है वही अंदर आएगा जिसको अंदर आने की परमिशन है। मैं अपनी ओन लैंग्वेज में भी लिख सकती हूँ। आगे चलते हैं। तो मेजर कंट्रोल्स आर, अब देखो हम अपनी बाउंड्री में अगर किसी को नहीं आने देना चाहते तो कौन कौन से कंट्रोल्स हम लगाएंगे। सिंपल सी बात करते हैं, जैसे कि मैंने क्या लगाया, पिन, पासवर्ड से लगा दिया, जब तक वो डालेगा नहीं तो पासवर्ड से क्या बन गई, एक बाउंड्री बन गई कि नहीं बन गई। एक्सेस कंट्रोल्स, आरबीएससी वगैरह। क्रिप्टोग्राफिक कंट्रोल्स, आपने 12th क्लास में 11th क्लास में अगर चैप्टर पढ़ा हो मैनेजमेंट के अंदर, मैनेजमेंट के अंदर डायरेक्टिंग नहीं, हाँ डायरेक्टिंग के अंदर कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के अंदर नॉइस, वहां पे आप पढ़ते हो कि अगर आप एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करते डेटा को, तो अगर आप उसको इंक्रिप्ट कर देते हो तो सामने वालों को समझ में नहीं आएगा, तो आप इंक्रिप्ट करके भेजते हो, फिर वहां से वो डिक्रिप्ट करता है, तो ये भी क्या हो गया, दूसरे के लिए बाउंड्री हो गई ना। मान लो कि किसी को ईआईएस की बुक मिल भी गई, समझ तो आएगी नहीं, क्या ही फायदा, है ना। दैट इज अ क्रिप्टोग्राफिक कंट्रोल्स, ये बेटा इंपॉर्टेंट है क्रिप्टोग्राफिक, ठीक है, ओके। आइए अब जो ये ऑडिट ट्रेल कंट्रोल्स है ना, ये ऑलमोस्ट सबके अंदर ही होगा। मैं आपको इसका तरीका बताऊंगी, तो एज ऑफ नाउ ऑडिट ट्रेल्स को हम होल्ड पे डाल रहे हैं। चलिए, फर्स्ट इज क्रिप्टोग्राफिक कंट्रोल्स। आपको समझ में आता है ना क्रिप्टोग्राफी का मतलब क्या आता है, इंक्रिप्ट करना, बोलो हाँ कि ना। इंक्रिप्ट करने का मतलब होता है, ध्यान से पढ़ेंगे, इनटू साइफर टेक्स्ट। साइफर टेक्स्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं आईटी की भाषा में, साइफर टेक्स्ट, यानी ऐसा टेक्स्ट जो सबके पल्ले नहीं पड़ रहा, जिसका मतलब वही समझ सकता है जिसके पास उसकी वो कैब है, जिसके पास उसकी वो कैबलरी है। बात समझ आई, क्या बोलते हैं उसको, साइफर टेक्स्ट। वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी आ सकता है, और मैंने आपको बोला ये तो इंपॉर्टेंट अलग से ही है, क्रिप्टोग्राफिक कंट्रोल्स। तो क्या बोलता है, दीज डील्स विद द प्रोग्राम्स फॉर ट्रांसफॉर्मिंग डेटा इनटू साइफर टेक्स्ट, यानी कि कह रहा है ऐसे एप्लीकेशंस को इस्तेमाल करो जिससे आपका डेटा कन्वर्ट हो जाए किसमें, इंक्रिप्टेड भाषा में, उसको क्या बोला, साइफर टेक्स्ट। दैट इज मीनिंगलेस टू एवरीवन, यानी कि किसी को पल्ले ना पड़े। दूसरों के लिए क्या हो बेटा, काला अक्षर भैंस बराबर, लिखो यहाँ पे साइफर टेक्स्ट इज इक्वल टू काला अक्षर भैंस बराबर, किसी के पल्ले ना पड़े। एमसीक्यू से पूछा जा सकता है। देखो मैं आपको एमसीक्यू पे फोकस क्यों कर रही हूँ, अगर मान लो आप पूरा कंट्रोल नहीं भी लिख के आते हो, एटलीस्ट एमसीक्यू आता है, वहां पे तो आप एक नंबर तो अपना इंश्योर कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। तो इसीलिए मेरे कंट्रोल्स एरिया में ना ज्यादा फोकस रहता है एमसीक्यू के ऊपर। तो साइफर टेक्स्ट क्या होता है, काला अक्षर भैंस बराबर, यानी कि इंक्रिप्टेड फॉर्म विच इज मीनिंगलेस टू एनीवन। जिसके पास वोकैबुलरी होगी, जिसके पास डिक्शनरी होगी, वो ही सिर्फ समझ पाएगा। आगे क्या बोलता है, क्रिप्टोग्राफिक टेक्निक ट्रांसफॉर्म्स डेटा इनटू क्रिप्टोग्राम्स बाय द क्रिप्टो एनालिस्ट। समझ रहे हो क्या बोलते हैं, वो एक था ना, खड़क सिक्के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां, खिड़कियां के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह, बस वही कर रहा है, क्रिप्टो क्रिप्टो करके परेशान कर रहा है। देखो
टेक्निक का नाम क्या दिया? क्रिप्टोग्राफिक। यानी कि जब मैं डेटा को कन्वर्ट करती हूं उसको क्या बोलते हैं? क्रिप्टोग्राफिक टेक्निक। इनटू क्रिप्टोग्राम्स, यानी कि जो डेटा कन्वर्ट होके आ गया बाय द क्रिप्टो एनालिस्ट, जो करता है उसका नाम क्या हो गया? क्रिप्टो एनालिस्ट। बताओ। प्रेरणा भी कह रही है कि क्या क्या पढ़ना पड़ रहा है। मुझसे पूछ बेटा, मैं क्या क्या पढ़ मुझे क्या क्या पढ़ाना पड़ रहा है। आगे टेक्निक पढ़ोगे ना तो और मजा आएगा। पढ़ाऊं टेक्निक? चलो। नेक्स्ट इज, वो कहता है टेक्निक्स, यानी कि जो क्रिप्टोग्राफिक टेक्निक्स है ना, ये कितनी है? ये 3 है। सबसे पहले है ट्रांसपोजिशन। ट्रांस, सुनना, ट्रांस का मतलब क्या है? चेंज। एग्जाम्पल दे रही हूं, जैसे मान लो मैंने लिखा, मैं तो ये लिख दूंगी, चलो ठीक है। मैंने क्या किया? अल्फाबेट्स की पोजीशन को चेंज कर दिया। मैंने कहा कि जो 3rd नंबर पे है वो 1st पे आ जाएगा, जो 5th पे है वो 3rd पे आ जाएगा। तो बताओ क्या बनेगा अब? ठीक है, समझ गए? चलो बस। तो ये क्या किया मैंने? पोजीशन चेंज कर दी। और जैसे ही मैंने पोजीशन चेंज कर, मैं करके क्यों दिखाओ, तुम समझ में तो आ गया। मैं अपना नाम क्यों बिगाड़ू? है कहती समझ में नहीं आया। नहीं आया? तुम मजे ले रहे हो ना? अरे लो यार तुम। तो बताओ, एन ओ एल आएगा ना? एल यहां पर आ गया, एल ए आई, ये जो है हमने साइलेंट कर दिया, या इसका जो भी रूल हमने लगाया होगा उस रूल के अकॉर्डिंग कर देंगे। अगर इसने कहा होगा कि रूल जो है वो बिगनिंग में करना है, बिगनिंग में लगा देंगे। उसने कहा एंड पे करना है, एंड पे लगा देंगे। तो मेरे नाम का क्या हो गया? ये अभी किसी को समझ में आएगा? नहीं आएगा। अब है, तो अब समझ समझ में आया? कुछ था इसके अंदर। क्या बोलते हैं इसको? ट्रांसपोजिशन। एमसीक्यू, सॉरी आरटीपी में एमसीक्यू आके रखा है। उसने पता है क्या किया? ऐसी हरकत करी, फिर पता है क्या बोला? बताओ ये क्या किया इसने? इसको क्या बोलते हैं? ट्रांसपोजिशन। क्या कर दी? सुनना, क्या कर दी? सुनना, ट्रांस फॉर्म कर दी पोजीशन उसकी। तो क्या बन गया? ट्रांसपोजिशन। अगर किसी ने क्लासेस भी अटेंड कर ली ना, तब भी उसका बेड़ा पार हो जाएगा कि चलो ठीक है, क्योंकि ये छोटी छोटी चीजों से मान लो एक एमसीक्यू आ गया, तुम तो वहां खुद खुद को बिल्कुल कतई ऐसा ऐसा करके। अच्छा बताओ, अब इसको कन्वर्ट, इसको समझ कौन पाएगा? ये तो काला अक्षर भैंस बराबर हो गया ना। देखो कौन समझ पाएगा? जिसके पास उसकी नॉलेज होगी, वोकैबलरी होगी, वही समझ पाएगा। नेक्स्ट इज सब्सटीट्यूशन, यानी कि एक की जगह कोई और। मान लो मैंने कहा, जैसे कि आप जब भी एस आएगा, आप एस की जगह पी यूज करेंगे। मैं अपना नाम हटा रही हूँ, तुम मेरे को मेरा ही वो बनाओगे। अब मैं अपना नाम लगा रही, वंश का नाम लिखती हूँ। हाँ ये सही है। हाँ, अब जैसे मान लो नाम, एक लंबा सा नाम लेते हैं, अम, देवेंद्र। ठीक है, अब देखो, जब भी ई आए तो आप उसको सब्स्टिट्यूट कर दो जेड से। समझ में आया? ए आए उसको सब्स्टिट्यूट कर दो किसी और से। भाई आपको तो क्या करना है, आपने तो पॉलिसी डिसाइड करनी है कि किसके अकॉर्डिंग चलना है, रूल डिसाइड करना है। रूल डिसाइड किया, जो करना है कर लो फिर। सब्स्टिट्यूशन समझ में आया? अब एमसीक्यू इस पे आ सकता है। अब ट्रांसपोजिशन पे अगर एमसीक्यू दे रखा है आरटीपी में, तो इसके ऊपर भी आ सकता है। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या हुआ? एक को छोड़ के दूसरा लगा दो भाई। कल को बोलेगा भैया वी की जगह एस करना है, हम वो कर देंगे, हमें क्या फर्क पड़ रहा है। लास्ट इज प्रोडक्ट साइफर्स। दो मैंने बताया, एक तुम बताओ। दो मैंने बताए ना, एक तुम बताओ। ओके okay. तुमने बचपन में ऐसा वो सॉल्व किया है एक परी? हम्म, हाँ, मैं तुम्हें करके दिखाती हूँ।
किया है इसे सॉल्व? कुछ जो भी किया हो बहुत हाई लेवल का भी तुम कर सकते हो। जब आप ये करते हो ना, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट साइफर्स। कुछ इमेजेस डाल देना, कोई आइकन डाल देना, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट साइफर्स। तुम समझ गए? बहुत सारी पिक्चरें भी चलती है ना ऐसे करके, डिटर्मिनेशन करते हैं। अभी वो नई पिक्चर कौन सी आई है, वो ओमैन, नहीं, हाँ बस इस पे ना रील बनी एक, कि जिन लोगों को पिक्चर का नाम भी प्रोनाउंस करना नहीं आ रहा, वो लोग पिक्चर देखने के लिए जा रहे हैं। दिस इज बेस्ड ऑन वर्ल्ड वॉर 2, हिटलर, ठीक है, उसने कैसे किया सब कुछ। दो मूवी आई देखो, एक आई बॉलीवुड की और एक ये वाली आई। बॉलीवुड की कौन सी आई? बवाल। जो बवाल पिक्चर आई है वरुण धवन की, वीडी की, तो बवाल पिक्चर में भी वर्ल्ड वॉर 2 का काफी जिक्र है। जानवी, हाँ जानवी और वरुण धवन। और वो समझना आसान है। और जो ये मूवी आई, दिस इज टिपिकल, जिसको समझने के लिए पहले आप सब कुछ समझ के जाओगे, क्योंकि एटम बॉम्ब्स वगैरह गिरे थे, तो एटम बॉम्ब्स के बारे में भी सब बताएंगे। हाँ, लोग कह रहे थे कि क्या बोलते हैं, उनके डायलॉग्स एंड इवन जो वो काम कर रहे हैं उनके इफेक्ट से ज्यादा तो लोगों की पॉपकॉर्न की आवाजें आ रही थी। इफेक्ट्स इतने नहीं थे जितने पॉपकॉर्न की आवाजें इफेक्ट कर रही थी। नहीं, टाइम है मेरे पास। बैच एंड करना है, ये एंड करना है, वो एंड करना है, बर्थडे की डैश हो चुकी है, वर्क वर्क इतना, वर्कलोड इतना हो चुका है, स्लीप डिप्राइव हो चुकी हूँ मैं। कल भी यार कितने बजे सोई मैं? 3:30 बजे सोई हूँ। बहुत। आई वॉज बोर्न एट दिस टाइम। देर मस्ट बी happy hours, so there must be certain seconds or something, ठीक है। बट द पॉइंट इज कि उस टाइम पे, लाइक व्हेन आई वाज born my dad was not there with my mom, so exactly things are not clear कि क्या था क्या नहीं था। एंड बट मेरी मॉम 30th को ही हॉस्पिटल चली गई थी, तो 30th को ही ऐसा हो गया था। तो फिर हम तो दोनों दिन मनाते हैं। जब मैं बचपन में से छोटी थी तो मेरे को ये दिक्कत होती थी कि 31 जुलाई जो होता था ना, हमारे स्कूल में सबसे लास्ट डे पीटीएम होती थी। तो मेरे को लगता था मैं बर्थडे कैसे सेलिब्रेट करूंगी, बताओ कोई बात है? हर हर साल पीटीएम, मतलब हमारे हर मंथ के एंड पे पीटीएम होती थी। तो मेरा बर्थडे तो 31 को ही पड़ेगा फिर, अकॉर्डिंगली अगर मान लो मैं देखूं तो। हर जब देखो पीटीएम, जब देखो पीटीएम, और पीटीएम में वो बर्थडे सेलिब्रेशन का फील नहीं आता था। तो मैं अपना बर्थडे 30 को सेलिब्रेट करती थी, 30 जुलाई को। तो ये और ट्रेंड हो गया। और 31 को मैं मेरे फ्रेंड्स को, अपने क्लासमेट्स को घर बुला के फिर पार्टी करते थे हम लोग। तो इसीलिए ट्रेंड ये होगा कि दोनों दिन चलती है। हाँ, कल पीटीएम, कल मैं तुम्हारे घर आऊंगी ना, व्हाई नॉट। कल मैं तुम्हारी वाट लगाऊंगी फिर। सच में। चलो, सो दिस इज द कहानी, बट इट्स फाइन। एंड सेकेंडली, बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो मंथ एंड पे करनी होती हैं। तो भाई बेटर यही है कि हम जो है पहले से ही क्या कर लें, अपना बर्थडे वगैरह एंजॉय कर लें। नहीं, कोई पार्टी नहीं मिलने वाली। मुझे तो कंजा की लगती है जमानी। जैसे कंजक जीतते वक्त नहीं होता? अच्छा अच्छा, उसकी लड़की भी जाएगी, अच्छा 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 अच्छा, हाँ हाँ हाँ, उस सारी बिल्डिंग से उसको बुला लेंगे। चलो आ जाओ। नेक्स्ट इज एक्सेस कंट्रोल्स। एक्सेस कंट्रोल, आरबीएसी। ये आप सेल्फ पढ़ लो, अभी के अभी पढ़ लो, क्लियर कर लो, मुझसे पूछ लो, क्योंकि ये आसान है, इससे ज्यादा सिंपल कुछ नहीं हो सकता।
तेरे वास्ते फलक से मैं चांद लाऊंगा। तुम दोनों आपस में क्यों कर रहे हो, ये पढ़ना है। हाँ, केक का फ्लेवर छोड़ दो, तुम ये डिसाइड कर लो। ओ, दिस restricts the use of the computer resources to, अरे टू लिखा है ना, सिर्फ रिस्ट्रिक्ट कह रहा है, सिर्फ और सिर्फ ऑथराइज यूजर्स को ही क्या मिलेगी, एक्सेस मिलेगी। तुम्हें इसेंस तो समझ में आया ना, कहना क्या चाहता है, बात खत्म हो गई। इतनी डेप्थ में क्या करना जाके, मेरा भी मत्था घूम जाता है, कंट्रोल्स लिखते रहते हैं, मेरे भी हाथ थक चुके हैं भैया हर बारी। अब इस यही से छूट ही जाएगा नाता, बहुत हो गए थे कंट्रोल्स कंट्रोल्स। अब समथिंग न्यू इन लाइफ। हाँ हाँ, बट द पॉइंट इज कि दिस इज देयर इन सीएमए। सो सीएमए का जो नया सिलेबस लॉन्च हुआ है, उसके अंदर बहुत सारी चीजें डाल दी हैं, जैसे क्लाउड कंप्यूटिंग वगैरह, थोड़े से कंट्रोल्स डाल दिए हैं। सो सीएमए के ट्रैक पर ये है। क्या एम बीच में, बहुत ही टुच्चा वाला जोक था ये। सीएमए में एम बीच में जोड़ दिया तो सीएमए हो गया, बहुत टुच्चे वाला जोक था ये, लिटरली बोल रही हूँ। अभी इसीलिए तो चीजें हुई थी। क्या बोला इसने? चलो कोई बात नहीं, आ जाओ, तुम आ जाओ, यहाँ पर आ जाओ। बताओ मेरे को, ये चीजें क्लियर हो गई, आगे चले। आ जाओ। नेक्स्ट, पिन का फुल फॉर्म, एमसीक्यू। याद रखेंगे, पिन इज इक्वल टू रैंडम नंबर। ध्यान से मेरी बात सुनेगा, जो मैं आगे पढ़ाने के लिए जा रही हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट, इंडिपेंडेंट ऑफ द यूजर आइडेंटिफिकेशन डिटेल्स। ध्यान से मेरी बात सुनना। एग्जाम्पल, आपको याद होगा एक बार स्टार्टिंग में मैंने किसी बच्चे से कहा था कि जीमेल जरा पासवर्ड लॉगिन कर दीजिए, जीमेल आईडी लॉगिन कर दीजिए। उसका पासवर्ड ना उसकी डेट ऑफ बर्थ थी, अरे जो भी था। अरे यार ठीक है, पॉइंट क्या है समझो। सो पासवर्ड वाज बेस्ड ऑन डेट ऑफ बर्थ। आई गेस कि हम जब भी कोई पासवर्ड रखते हैं, हम कोई ना कोई रिलेशन बना के रखते हैं। जैसे कि मान लो अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का हो गया, बर्थडे शड्डे हो गया, है ना, अपने गाड़ी का नंबर हो गया, कार नंबर हो गया, अपना ईयर हो गया, कहीं ना कोई रिलेशन तो बन ही जाता है। तो वो क्या कह रहा है, सुनना, पिन इज independent of user identification detail. What is the difference between pin and password? कहते पिन पासवर्ड की तरह होता है, बट इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एनी यूजर आइडेंटिफिकेशन। यानी कि पिन इज लाइक अ पासवर्ड, पासवर्ड की तरह होता है, सिमिलर होता है, बट दिस इज सिमिलर टू द पासवर्ड। एंड व्हाट इज दिस सिमिलैरिटी? दिस सिमिलैरिटी इज कि इसमें कोई रिलेशन नहीं होता, इट इज जस्ट रैंडम इन नेचर। जैसे एग्जाम्पल, आपका ओटीपी जनरेट जो होता है, दैट इज वेरी रैंडम इन नेचर, दैट इज नॉट कंटेनिंग एनी काइंड ऑफ रिलेशनशिप। एम आई क्लियर? ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, एमसीक्यू बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। डिफरेंस बिटवीन पिन एंड पासवर्ड, वैसे तो सेम है, बट डिसिमिलरिटी क्या है, पासवर्ड में कोई ना कोई रिलेशनशिप हो जाती है। आपने गाड़ी के नंबर पे असाइन कर दिया, आपने डेट ऑफ बर्थ पे असाइन कर दिया, मम्मी की डेट ऑफ बर्थ पे, गर्लफ्रेंड की डेट ऑफ बर्थ पे, मेरे बर्थडे पे। पिन का फुल फॉर्म क्या है? पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। यानी कि हम किसकी बात कर रहे हैं, आप ये पॉइंट देखो कि आप कहां पढ़ रहे हो। आप पढ़ रहे हो बाउंड्री कंट्रोल, यानी कि आप सिस्टम पे किस किस को अंदर आने दोगे, यानी कि आप एक्सेस किस किस को दोगे। तो एक्सेस करने के लिए आपको क्या डालना पड़ेगा? पिन डालना पड़ेगा। तो क्या कह रहा है कि आपके पास जो पिन है, दैट शुड नॉट बी डिपेंडेंट ऑन एनी ऑफ योर रिलेशनशिप्स। आप वैसे भी एक एम्प्लॉय हो ना,
तो फिर क्यों ही रखना अपनी पर्सनल चीजों से, आप पिन क्यों बना रहे हो, क्यों डिराइव कर रहे हो? हाँ, लेट्स सी, लेट्स सी, लेट्स सी, लेट्स सी। इस पे मैं भी कोई कमेंट्स नहीं कर रहा हूँ। लेट्स सी। ओके, नेक्स्ट, इट इंक्लूड्स द फॉलोइंग स्टेप्स। अब पिन कैसे जनरेट करते हैं, कैसे पिन होता है, इसके बारे में आई गेस मुझे तो तुम्हें नॉलेज देने की जरूरत नहीं है। एक बार जरा रीड करना और मुझसे पूछ लो कि कोई दिक्कत है कि नहीं है। ये तो बहुत ही लेमन है। है? क्यों? जनरेशन ऑफ पिन, पिन जनरेट होता है, इशू हो जाता है, डिलीवर हो जाता है। इसको ना आप याद करने की टेक्निक बता रही हो। जैसे आप लोग कभी नेट बैंकिंग वगैरह करते हो अगर, या अगर बैंक से आप एटीएम कार्ड लेके आते हो ना, उससे रिलेट कर दो। एटीएम कार्ड जब लेके आते हो, कार्ड होता है साथ में, पिन देते हैं ना, बस उससे रिलेट करो, 2 मिनट में हो जाएगा। अब पढ़ दोबारा से। नया कपड़ा था क्या? मेरे बर्थडे के लिए नई ड्रेस लेके आए तू? बर्थडे पे नए नए कपड़े पहन के आए है बच्चा, बताओ। और पार्टी करेंगे और उसके बाद कपड़े को गंदा कर देंगे, है ना, इसी पे सब्जी गिराएंगे। सच में कुछ भी करेगा। फिर आज से डांस करा देंगे इससे। मुझे एक्सपेक्टेशंस नहीं है, जितने ये है ना ये भी पक जाएंगे। चलो, ये मुझे बताओ, आप इसको अपनी ओन लैंग्वेज में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है? चलो, बताओ दोबारा बच्चों, क्या पूछना है? पेश ये वाला। देखो, अगर मेरे पास ही पिन रहता है तो मैं उसको चेंज कर सकती हूँ, 4321 है, 1234 कर सकती हूँ, दिस इज विद मी ओनली। बट व्हेन आई से दैट आई एम नाउ ट्रांसफरिंग दिस एटीएम कार्ड टू यू, और आई एम प्रोवाइडिंग दिस एक्सेस फ्रॉम मी टू यू, तो आई एम गोना रिप्लेस द पिन, दैट मीन्स अनदर यूजर। ओके, चलिए वापस चलते हैं बैक। बाउंड्री कंट्रोल्स, अभी तो बाउंड्री कंट्रोल से चल रहे हैं, चलते जाओ चलते जाओ, और डिजिटल साइन पे पहुंच गए हम तो। डिजिटल साइन, अब जितने पॉइंट्स है ना, रिलैक्स, या ये या तो जब क्वेश्चन आएगा बाउंड्री कंट्रोल का तभी इस्तेमाल होंगे, स्पेसिफिक क्वेश्चन इनमें से नहीं आएगा। डिजिटल साइन, आप मुझे बताओ, ई डॉक्यूमेंट के ऊपर डिजिटल साइन होता है, हम तो इस बात को डिस्कस कर चुके हैं, तो बाउंड्री कंट्रोल क्या हुआ डिजिटल साइंस के केस में? जो आपका कैबिनेट होता है ना, समझो जैसे कोई पेन ड्राइव है, पेन ड्राइव जैसे सब्सटेंस के अंदर ही आपका डिजिटल सिग्नेचर रहता है, उसको आपको इंसर्ट करना पड़ता है यहाँ पर। अगेन यू आर कमिंग टू द माई बाउंड्री, इजंट इट? ये पेन ड्राइव, ऐसे समझाऊं, पेन ड्राइव भी निकाल दो क्या? अभी है नहीं क्या पेन ड्राइव? नहीं, पेन ड्राइव नहीं है। मान लो ये पेन ड्राइव है, ठीक है, ये मुझे कैबिनेट, इस पेन ड्राइव के अंदर डिजिटल सिग्नेचर होता है, ठीक है, तो क्या करते हैं, प्रोसीजर समझो, इसको हम अपने कैबिनेट पे लगाते हैं, सीपीयू डिटेक्ट करता है इसको, फिर उसके बाद हम क्लिक करते हैं, ओपन करते हैं, इसको अपने सिस्टम पे रन करते हैं, ओके करते हैं, तो जो हमारा डॉक्यूमेंट होता है उस पर साइन हो जाता है। ठीक है, मैं ये कह रही हूँ कि जैसे ये पेन ड्राइव जिसमें कि डिजिटल सिग्नेचर है, मैं इसको अपने कैबिनेट पे एक्सेस दे रही हूँ, आगे ना ये मेरी बाउंड्री के अंदर, तो ये बोला इसने डिजिटल साइन, दिस इज यूज्ड एज एनालॉग सिग्नेचर्स टू साइन ई डॉक्यूमेंट्स। सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशन दे दी, सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशन तो दी इसने, तो पर यहाँ पर क्यों लिखा है ये? क्योंकि वो कहना चाहता है कि ये अपनी बाउंड्री में तभी आएगा जब हम इसको क्या करेंगे, अलाउ करेंगे। बात समझ आ गई? हाँ ठीक है मैम, समझ में आ गई, जितनी समझ में आने चाहिए थी उतनी ही आएगी, ये इतना ही लिखा है, इतना ही कर सकता है। नेक्स्ट इज प्लास्टिक कार्ड्स।
प्लास्टिक कार्ड्स आपको पता ही है कि कंपनीज वगैरह में देते हैं, कि जैसे आपने देखा होगा कंपनीज में एंटर करने के लिए देते हैं कि नहीं देते, कि यहाँ जाने के लिए आपको ये कार्ड लगेगा, दैट इज अ प्लास्टिक कार्ड। प्लास्टिक कार्ड, यू नो, इसमें एक चीज मुझे याद करवानी है आपको। प्लास्टिक कार्ड के अंदर जो अपन ने कंट्रोल्स पढ़े थे, फिजिकल वाले, हाँ फिजिकल वाले, जिसमें आइडेंटिफिकेशन बैजेस था, फिजिकल थे वो, एनवायरमेंटल थे, पक्का। जिसमें विजिटर कंट्रोल एक्सेस था, ये था आइडेंटिफिकेशन बैजेस वगैरह थे। अरे भैया, अरे कोई बात नहीं, मैं चेक कर लेती हूँ एक बारी, कोई बात नहीं। देखो ये रहा, ये वाला आइडेंटिफिकेशन बैजेस, ये और ये सेम ही है। वो जो कार्ड से बन जाता है ना, ये और वो सेम ही है। ओके, सो प्लास्टिक कार्ड्स आर यूज प्राइमरली फॉर आइडेंटिफिकेशन पर्पस। अब रिलेट कर पा रहे हो? इट इंक्लूड्स फेजेस, नेमली एप्लीकेशन फॉर अ कार्ड, यानी कि हम भर्ती कर रहे हैं भैया, हम एम्प्लॉय हैं कंपनी के, हमें ऐसा कार्ड इशू कर दो। फिर प्रिपरेशन, कार्ड की प्रिपरेशन हो जाती है, फिर कार्ड एम्प्लॉय को इशू हो जाता है, फिर वो एम्प्लॉय कार्ड यूज करना चालू कर देता है, और जब वो एम्प्लॉय चला जाता है तो वो कार्ड रिटर्न कर देता है। बताओ कोई बात है? मतलब EIS एक तरफ और ये कंट्रोल्स एक तरफ। लास्ट इज ऑडिट ट्रेल कंट्रोल्स। वो ये क्या कहता है? वो कहता है कि जब भी कोई ऑडिटर आके अपना चेकिंग, अपना एग्जामिनेशन करता है, तो वो कंट्रोल्स के बारे में बताता है कि हाँ कंट्रोल जैसे लगा लो, ये कर लो, वो कर लो। तो वो कहता है कि जो भी आपने काम किया है उसके लिए सेकंड पर्सन के लिए इट शुड सर्व एज अ ऑडिट ट्रेल। इट शुड बी हैविंग दैट इन एविडेंस इन हैंड, कि वो सामने वाले के लिए, दूसरे वाले के लिए क्या बने, एज एन ऑडिट एविडेंस बने। सो ऑडिट ट्रेल वाला कंट्रोल जितने भी हमारे एप्लीकेशन कंट्रोल है सबके अंदर आ सकता है। बेसिकली मान लो वो बाउंड्री कंट्रोल के ऊपर IS ऑडिटर काम करता है, ऑडिट करता है, एग्जामिनेशन करता है, तो वो जो भी काम करेगा, उसने क्या किया, एग्जाम्पल अपनी चेकिंग में क्या किया, देखा कि हाँ प्लास्टिक कार्ड इशू हुए कि नहीं हुए। एम्प्लॉय को जब एम्प्लॉय चला गया तो क्या प्लास्टिक कार्ड, वो कार्ड रिटर्न हुआ कि नहीं हुआ, टर्मिनेट हुआ कि नहीं हुआ, उसका जो एक्सेस था टर्मिनेशन हुआ कि नहीं हुआ। ये बात की चेकिंग किसने करी? IS ऑर्डर ने करी। अब जो है वो इस बात को क्या करेगा, अकाउंट फॉर करेगा, लिखेगा ना। अब कल को कोई बंदा आता है, कहेगा कि आपने कंट्रोल्स लगा रखे हैं, या आपने जो भी है, कोई भी क्वेश्चन पुटअप कर सकता है, तो हम दिखा सकते हैं, देखो हमारे पास IS ऑडिटर की रिपोर्ट है, उसने भली भांति चेक किया था, ये सब कुछ सही है, या फिर चेक करके बताया था कि इतना सही है और ये वाले कंट्रोल्स एब्सेंट है, ये लगा लो। तो सामने वाले के लिए अगली बार के लिए क्या बन जाएगा, एज अ ऑडिट ट्रेल बन जाएगा। ओके, सो ऑडिट ट्रेल में कुछ भी आपको याद नहीं करना, आपको ट्रिक बता रही हूँ, जितने भी पॉइंट्स आपके एप्लीकेशन कंट्रोल में सब में आ जाएगा ऑडिट ट्रेल कंट्रोल्स। और यहाँ पर आप क्या करो, जो भी आपने जितने भी पॉइंट्स पढ़े हैं ना, उसके रेस्पेक्ट में आप अपना आंसर बना बना के लिखते हो, बस, ओन लैंग्वेज। और ये किसके लिए फ्रूटफुल होगा? फॉर दी फ्यूचर, बस। एक प्लस पॉइंट और, ऑडिट ट्रेल वर्ड है ना, उसको डिफाइन कर दो। जैसे यहां पर उसने भी क्या किया भैया, इसने भी तो डिसीज सिग्नेचर को डिफाइन कर दिया, क्या किया भैया, हम भी डिफाइन कर देंगे, हमें क्या प्रॉब्लम आ रही है? इज दैट क्लियर? बाउंड्री कंट्रोल, क्या क्या बाउंड्री कंट्रोल थे? सबसे पहला क्या था? क्रिप्टोग्राफिक। उसके बाद एक्सेस कंट्रोल, बैक और डैक। थर्ड, पिन। पिन में क्या याद रखोगे? पिन इज सिमिलर टू पासवर्ड, बट इसमें कोई रिलेशनशिप नहीं होता। एंड नेक्स्ट, डिजिटल सिग्नेचर, एंड देन प्लास्टिक कार्ड्स, और लास्ट में ऑडिट ट्रेल तो किसी में भी डाल दोगे। गिविंग यू 1 मिनट, एक बार रिवाइज कर लो और थोड़ा सा इसको अपने अंदर समेट लो।
अभी सारे कंट्रोल्स अलग अलग भी आ सकते हैं, बाउंड्री अलग आ सकता है, इनपुट अलग आ सकता है, सब अलग आ सकते हैं। चले, ओके। अब जो नेक्स्ट है बहुत ही सिंपल है, इनपुट। सोच के देखो, इनपुट कंट्रोल्स यानी कि वी आर पुटिंग द कंट्रोल्स ओवर द इनपुट। इनपुट के बारे में क्या कंट्रोलिंग होनी चाहिए? इनपुट झूठा ना हो, इनपुट छूटा ना हो, है ना, नौ का नौ का छह ना हुआ हो, यही तो हमारे इनपुट कंट्रोल्स है। अगर मान लो मैं कोई टैली में एंट्री डाल रही हूं, तो उसका वाउचर भी होना चाहिए। ये नहीं कि मैंने फटाफट उठाया, मेरा मन करा चलो एक काम करते हैं फर्नीचर कैंडी डाल देते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर मैं इनपुट डाल रही हूँ तो उसका कोई ना कोई ऑथेंटिकेट वाउचर होना चाहिए, या फिर कोई सोर्स डॉक्यूमेंट होना चाहिए, कोई एविडेंस होना चाहिए ट्रांजैक्शन का। तो यही सारी बातें तो इनपुट में होती हैं, बोलो हाँ कि ना। बस इसी से आपको क्या करना है, जब आपने इनपुट कंट्रोल के बारे में सोचना है तो आपने इसी के बारे में पैराग्राफ बना के लिख देना है। इनपुट छूटा ना हो, इनपुट झूठा ना हो, 9 का 6 ना हुआ हो, कोई भी इनपुट जो है वो इनपुट एज एन एविडेंस हमारे पास पहले आया हो, फिर ही एंटर किया गया हो, और इनपुट पे हर एक की एक्सेस ना हो, ऑथराइज बंदा ही सिस्टम में डाले। जो भी आपने पढ़ी है एज पर योर नॉलेज, जो भी आपको लगता है वो आप एज इंट्रोडक्शन डाल सकते हो। मैं आपको क्यों बता रही हूँ धीरे करके लेमन लैंग्वेज, क्योंकि मुझे पता है अब वो टाइम गया जो आप एग्जैक्ट याद कर सके हो। बट मैं आपको चाहती हूँ कि प्रैक्टिकल और लेमन लैंग्वेज में तो समझा दूं कि आप जो लिख कर भी आओ ना वो भी सही हो। ओके देखो क्या लिखा है, डेटा दैट इज प्रेजेंटेड टू द एप्लीकेशन, यानी कि जो हम सॉफ्टवेयर में डाल रहे हैं ना, एज इनपुट मस्ट बी वैलिडेटेड, यानी कि यानी कि झूठा नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स ऑथराइज होना चाहिए, रीजनेबल होना चाहिए, कंप्लीटनेस यानी कि छूटा भी नहीं होना चाहिए। ये सारे पॉइंट आप ये बना बना के पॉइंट लिखे, जितना आप एग्जाम में लिख सकते हो, फाइन है। ओके कहता है ये क्यों इंपॉर्टेंट है, दिस कंट्रोल्स आर इंपॉर्टेंट एज सब्सटैंशियल टाइम, यानी कि खूब सारा, यानी कि अच्छी खासी अमाउंट का टाइम स्पेंड किया जाता है चीजों को इनपुट डालने में। और आपको पता है चैप्टर नंबर 2 ईआईएस के अंदर मैंने आपको बताया था हमारे पास एंट्री करने तक का काम किसका होता है, ह्यूमन का। तो बहुत सारे ह्यूमन के एफर्ट्स इन्वॉल्व होते हैं। अगर हमने यहां पर कंट्रोल्स नहीं लगाए तो उनके सारे के सारे जो ह्यूमन के एफर्ट्स है ना वो क्या हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे। टाइप्स ऑफ इनपुट कंट्रोल इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यू। क्या कर सकते हैं, ये 4 टाइप के कंट्रोल है, 4 में से कोई एक को दूसरा बना सकते हैं, या फिर मतलब समझ रहे हो, पूछ सकते हैं कि इनमें से कौन सा इनपुट कंट्रोल है, कौन सा आउटपुट कंट्रोल है, ऐसा कर सकते हैं। बहुत सारे एमसीक्यूज बन सकते हैं इससे। चलिए सो ये नेक्स्ट पेज पे हमारे पास लिखा हुआ ये सीधा यहीं पर ही आते हैं। चलो सबसे पहला सोर्स डॉक्यूमेंट कंट्रोल। व्हाट इज अ सोर्स डॉक्यूमेंट? वेरी गुड, जिसकी वजह से भैया हम एंट्री कर रहे हैं। मान लो मैं एक फर्नीचर खरीद के लाती हूं, तो फर्नीचर का खरीदने का जो बिल है, जो वाउचर है, वो क्या बन जाएगा मेरा सोर्स डॉक्यूमेंट। अरे भाई क्या बन जाएगा, सोर्स डॉक्यूमेंट बन जाएगा। तो अब आप मुझे बताओ, जितने भी डॉक्यूमेंट, जितने भी ट्रांजैक्शन है, वो सब इनिशिएट कब होने चाहिए, जब आपके हाथ में क्या हो, सोर्स डॉक्यूमेंट हो। तो इसलिए क्या बोला, केयरफुल कंट्रोल मस्ट बी एक्सरसाइज ओवर दीज इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या है, जितने भी हमारे सोर्स डॉक्यूमेंट है। अब आप मुझे बताओ, आप सोर्स डॉक्यूमेंट का एग्जांपल नहीं लिख सकते? आपके पास इवन बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, वो भी इंस्ट्रूमेंट है। आपके पास में वो क्या बोलते हैं, वो जो रिटर्न करते हैं, क्या बोलते हैं उसे, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, सब सब इसमें आ जाएगा। तो सबको क्या करके रखो, केयर मस्ट बी टेकन। सोर्स डॉक्यूमेंट फ्रॉड कैन बी यूज टू रिमूव असेट्स फ्रॉम दी ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि कोई भी असेट को रिमूव करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। बताओ कैसे, बताओ कैसे। नो, इट इज अबाउट द असेट्स।
आपको पता है कि कोई भी एंट्री किससे होती है, वाउचर से होती है। मैं एक फर्नीचर खरीद के लेके आई, वाउचर आया, वाउचर को ही तो एंट्री डालेगा बंदा। मैंने अगर वाउचर ही ले लिया तो मैंने उससे उसकी एसेट ले ली, और जो चीज वाउचर से कहा जाती, टैली के अंदर जाती, वो तो मैंने पहले निकाल ली। और अब उसको फिजिकली भी अगर निकाल लूंगी, एक बेंच अगर मैं यहां से उठा ली, समझ रहे हो, तो क्या ही फर्क पड़ जाएगा है। कैसी कैसी बातें करती है। आवाज थोड़ी साउंड प्रूफ लग रही है ना, थोड़ी सी अच्छी लग रही है। चलो, तो सबसे पहला क्या है, देखो, इनपुट किससे डलता है, सोर्स डॉक्यूमेंट से। तो सोर्स डॉक्यूमेंट पे क्या करेंगे, कंट्रोल रखेंगे। सोर्स डॉक्यूमेंट पे कंट्रोल रखेंगे। अगर मैंने किसी का सोर्स डॉक्यूमेंट चुरा लिया तो समझो मैंने उसकी एसेट चुरा ली। कभी भी लाइबिलिटी वाला वाउचर तो चुराऊंगी नहीं ना, ऑब्वियस ही बात है, राइट। चलो, नेक्स्ट इज डेटा कोडिंग कंट्रोल्स। डेटा कोडिंग का मतलब समझो, यानी कि मैं जो डेटा एज एन इनपुट डाल रही हूं फॉर द प्रोसेसिंग, उस पे क्या कर रही हूँ, कंट्रोल्स कर रही हूँ। कितना एरर दो तरीके की हो सकती है, तो दो तरीके के एरर्स पे काम करना है। फर्स्ट इज ट्रांसक्रिप्शन एंड सेकेंड इज ट्रांसपोजिशन। ओहो, ट्रांसपोजिशन, ओहो, देखो हुआ, देखो, इनपुट में डालना था राम, डाल दिया श्याम, और ये देखो पोजीशन चेंज हो गई, यहाँ पे 9 था 8 था, यहाँ पर 8 और 9 आ गया। ये एरर हो सकती है क्या करते वक्त, एंट्री डालते वक्त। तो यहाँ पर इस एरर को क्या बोलेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आया था, डेटा कोडिंग के क्या कंट्रोल्स होते हैं और कौन से टाइप के या फिर एरर होते हैं फॉर दी डेटा कोडिंग। डेटा कोडिंग का मतलब होता है डेटा को इनपुट के तौर पे सिस्टम के अंदर डालना। ओके, नेक्स्ट इज ट्रांसक्रिप्शन। अब देखो ट्रांसक्रिप्शन में क्या करते हैं, या तो जैसे मान लो मेरे को 10,000 लिखना था, मैंने एक जीरो और ऐड कर दिया, या फिर एक जीरो कम कर दिया, बैंक के केस में बहुत ज्यादा होता है, या फिर डिजिट को क्या कर दिया, रिप्लेस, सब्स्टिट्यूट वाला। अब एक बात आप मुझे बताओ, अब आपको आपके मन में बहुत ज्यादा डुप्लीकेशन आनी चालू नहीं हो गई, आइडेंटिफिकेशन बैचेस भी पढ़ा, फिर दोबारा रिपीट पढ़ा, अब ट्रांसपोजिशन पढ़ा, फिर यहाँ पर भी आ गया, फिर सब्स्टिट्यूशन वहां पे पढ़ा, फिर यहाँ पर आ गया, डुप्लीकेशन होनी चालू हुई कि नहीं हुई। और बस, डुप्लीकेशन मतलब कंफ्यूजन। इसमें एग्जाम में क्वेश्चन आता है एमसीक्यू में, क्या क्वेश्चन देगा वो, क्या कहेगा, कहेगा बैंक जो है चेक क्लियर करने की एंट्री डाल रहा था, 10,000 का चेक था, उसने गलती से 1 लाख कर दिया, बताओ कौन सी एरर हो गई। हाँ, अभी तो आप बता रहे हो, वहां बताना आप, ठीक है। ओके, चलिए। सो ट्रांसक्रिप्शन एरर एंड ट्रांसपोजिशन एरर आपको क्लियर हो गया, एक बार रीड कर लेते हैं। टू टाइप्स ऑफ एरर्स आर देयर दैट कैन कॉज द प्रोसेसिंग एरर, यानी कि इनपुट ही गलत दिया तो प्रोसेसिंग भी गलत ही हो जाएगी। ट्रांसक्रिप्शन एरर कौन सी होती है, इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ डेटा एंट्री एरर दैट इज कॉमनली मेड बाय द ह्यूमन ऑपरेटर और द ओसीआर। ओसीआर यानी कि वो जो एक मशीन से होती है ना, वो भी कभी कभी गलत रीड कर देता है ना, फिर वो क्या बंदा क्या करता है, सामान को रखता है खुद से ही डाल देता है। तो ऐसा नहीं कि मशीन है तो सबको सही होगा। अगर एडिशन यानी कि गलती से एक डिजिट ऐड हो गया तो एडिशन एरर, गलती से एक डिजिट रिमूव हो गया तो ट्रंकेशन एरर, अगर हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया तो सब्स्टिट्यूशन एरर। ट्रांसपोजिशन में क्या करते हैं हम, इट इज सिंपल एरर of the data that occur when two digits are either individual or part of large numbers are reversed। बताओ मुझे, सिर्फ लेंदी लग रहा है, समझ सारा आ रहा है ना, कोई बात नहीं। बताओ, सोर्स डॉक्यूमेंट, इनपुट, इनपुट भी सही डालना चाहिए यानी कि डेटा कोडिंग। अब आते हैं बेटा बैच कंट्रोल्स। आप क्या हो, एक मेरे लिए बैच हो, तो बैच समझते हो,
तो बैच का मतलब क्या होता है? ग्रुपिंग टुगेदर। एग्जाम्पल सुनना इसको करने से पहले। मान लो आपने, मैंने आपको बोला कि आप एक काम करो, आप ना स्टूडेंट्स एक की एक लिस्ट बनाओ, ठीक है? और लिस्ट जो है, मान लो एग्जाम्पल 100 स्टूडेंट्स क्लास में हैं, तो 100 स्टूडेंट की लिस्ट एक पेज पे तो नहीं बनेगी, आपने कॉपी में बनाई, आप कॉपी में अगर बनाते हो एक पेज पे तो नहीं बनेगी। एक पेज पे अप्रोक्सीमेटली 30 से 33 लाइंस होती हैं, तो आपको कम से कम 3 शीट्स चाहिए होंगी, तो आप एक शीट से दूसरी शीट पे जाएंगे, बोलो हाँ कि ना? तो आपने 3 शीट्स का क्या किया, इस्तेमाल किया। तो बेसिकली आपने 3 ग्रुप्स क्रिएट कर दिए। शीट नंबर 1 वन ग्रुप, शीट नंबर 2 सेकंड ग्रुप, शीट नंबर 3 थर्ड ग्रुप, है ना? आप मुझसे ये बताओ कि मान लो ये जो 100 स्टूडेंट्स है ये नर्सरी क्लास के हैं, ये किसके क्लास के? नर्सरी क्लास के हैं। तो आप मुझे बताओ, अगर अप्रोक्सीमेटली एक शीट पे 30 बच्चे अगर आते हैं, नर्सरी क्लास के एक बच्चे का वेट कितना होता होगा? 30 केजीज अप्रोक्स, 30 किलो के आसपास, एवरेज 25। नर्सरी का बच्चा है भाई, 15 लगा लो, चलो चलो 10 लगा लो, ठीक है? 10 फाइनल, 10। एक बच्चा 10 किलो का, एक बच्चा 10 किलो का, और एक पेज पे 30 बच्चे, कितना हो गया? आपने क्या किया, ग्रुपिंग करी कि नहीं करी? अब अगर मान लो मैं एक काम करूं, मैंने आपसे कहा कि टोटल कितना वेट है क्लास का चेक कर लो, तो मैं सारा काम करने के बाद पूरा टोटल चेक करूं? इससे अच्छा ये नहीं कि मैं शीट वाइज टोटल चेक कर लूं, 300 300 300, हाँ कि ना? दैट इज व्हाट द बैच कंट्रोल इज। यानी कि ग्रुप कर दिया मैंने डेटा को, और सबके ऊपर क्या लगा दिए, कंट्रोल्स लगा दिए। Batching is the process of grouping together the transaction that bear some type of relationship to each other. Obviously बात है, कोई रिलेशनशिप साथ में रखोगे तभी तो ग्रुप कर पाओगे। जैसे मान लो मैंने बोला कि गर्ल्स गर्ल्स का एक ग्रुप बना लो, बॉयज बॉयज का एक ग्रुप बना लो, फिर मैंने अपने जो भी बात करनी थी मैंने कर ली। मैंने कहा भैया गर्ल्स ऐसी ये गर्ल्स के हिसाब से ये वैल्यू आनी चाहिए, बॉयज के हिसाब से ये वैल्यू आनी चाहिए, फिर टोटल में ये वैल्यू आनी चाहिए। मैंने कहा कि एक ट्रिप पे अपन जा रहे हैं, ठीक है? मैंने कहा ट्रिप पे जा रहे हैं, 25 बच्चे हैं मेरे पास। मैंने कहा फटाफट से इतने बच्चे हैं ना, सारे बाइफरकेट हो जाओ। एक गर्ल्स का ग्रुप बन गया, एक बॉयज का ग्रुप बन गया। मैंने फटाफट से क्या किया, गर्ल्स की चेकिंग कर ली। मैं ऑटोमेटिकली बॉयज बॉयज का नंबर निकाल सकती हूँ। तो बैच कंट्रोल से कितना कुछ मालूम पड़ सकता है। वेरियस कंट्रोल्स कैन बी एक्सरसाइज्ड ऑन बैच टू प्रिवेंट और डिटेक्ट दी एरर्स। आइए पढ़ते हैं वो कौन कौन से कंट्रोल्स हैं। आइए, सबसे पहला फाइनेंशियल टोटल, यानी कि ऐसा कंट्रोल जो कि हम बैच पे लगा रहे हैं, विच इज बेस्ड ऑन दी फाइनेंशियल अमाउंट। एग्जाम्पल, बैलेंस शीट की बात करते हैं। अगर आपकी क्वार्टरली सेल्स एक्स, क्वार्टर 1 की सेल एक्स, क्वार्टर 2 की एक्स की जगह वाई, क्वार्टर 3 की जेड, तो बताओ 3 क्वार्टर्स की मिला के एक्स प्लस वाई प्लस जेड होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? ये क्या है? फाइनेंशियल टोटल। सेल्स उठा ली मैंने, सेल्स क्या है? फाइनेंस का एक पार्ट है। इसके रिस्पेक्ट में मैं परचेज भी बोल सकती हूँ, जो मैं बोलना चाहूँ बोल सकती हूँ। आपको पता है जब हम जीएसटी की रिटर्न फाइल करते हैं ना, तो लोग पता है क्या कहते हैं? लोग कहते हैं कि भैया क्वार्टरली रिटर्न फाइल करनी बहुत आसान है, एनुअल फाइल करनी बहुत मुश्किल है। क्योंकि एनुअल रिटर्न में पता है क्या होता है, वो आपसे क्या कहता है कि आप हमें फिगर बताओ एनुअल, यानी कि पूरे साल की। मान लो आपकी एग्जांपल ले रही हो, मान लो आपके पूरे साल की फिगर है 90,000 लैक्स। तो बेसिकली आपका क्वार्टर 1 प्लस क्वार्टर 2 प्लस क्वार्टर 3 प्लस क्वार्टर 4 कितना आना चाहिए? 90,000 लैक्स आना चाहिए। अब क्या होता है कि कई बार डेसिमल्स में सेल्स हो जाती है, कुछ हो जाता है, और बस ये अमाउंट मैच नहीं करता। 2 रुपए का डिफरेंस आ गया, 4 रुपए का डिफरेंस आ गया, और जैसे डिफरेंस आया ना, सॉफ्टवेयर को डिफरेंस जमता नहीं है। ये मान लो ये डिफरेंस अगर आता है 89,998, इसका टोटल जो है, सॉफ्टवेयर क्या कहेगा? भैया मैच नहीं हो रहा, मैच नहीं हो रही, रिटर्न सबमिट नहीं हो रही, एल लो। क्योंकि वो किस पे काम कर रहा है?
भैया वो तो कंट्रोलिंग पे काम कर रहा है, दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस। तुमने अलग अलग क्वार्टर की जब सेल्स डाली तो तुम्हारा बन के जम के क्या आना चाहिए, ये आना चाहिए। इसीलिए ये कहते हैं कि जब आप Q4 की करो ना, साथ साथ ही अपनी एनुअल रिटर्न को भी फाइनलाइज कर दो, ताकि बैलेंस यहाँ पे एडजस्ट तो कर दो। 2 रुपए अगर यहाँ एडजस्ट करने को मिल जाए तो काम क्या हो जाए, आसान हो जाए ना, इसीलिए ऐसे करते हैं। तो बैच कंट्रोल से कितना कुछ मालूम पड़ा। तो मैं आपको बताती हूँ, वैसे ये सारे कंट्रोल्स ना हम सभी लोग कहीं ना कहीं लगाते ही हैं, ठीक है, बट बस पता नहीं होता। फाइनेंशियल कंट्रोल हम अपनी लाइफ में भी लगाते हैं, एक्सपेंसेस को लेके लगाते हैं। ओके, नेक्स्ट, हैश कंट्रोल। एनीबडी हैज इवन हर्ड अबाउट दिस हैश कंट्रोल? हैश ब्राउनी नहीं है ये, हैश टोटल। सोचो जिसके बारे में सोचा नहीं, उसके बारे में आज तुम पढ़ने जा रहे हो, कभी सुना भी नहीं तुमने हैश टोटल। स्पेस, स्पेस, हैश टोटल को होल्ड पे रखते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, वो आसान है, रिकॉर्ड काउंट्स। जैसे 30, एक ग्रुप पे 30 बच्चे आ गए, फिर सेकंड पे 30 30 30, तो 30 + 30 + 30 90 होने चाहिए। यानी कि रिकॉर्ड की काउंट्स को हम क्या कर रहे हैं, एग्रीगेट कर रहे हैं। ये तो सिंपल हो गया। चलो तो अब बताओ हैश टोटल। नहीं, बताओ हैश टोटल। सबसे पहले बताती हूँ ये फंक्शन किस चीज का है। ये फंक्शन है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का। आप कोई गैस कर सकता है? अरे वो तो जब कॉलम को आप बड़ा कर दो तो वो हैश का साइन खत्म हो जाएगा। साइज बड़ा कर दो, छोटी बातें करता है ये तो। ये वाली बात तो बच्चे को पता है। क्या कह रहा है, समझे हो? ये कह रहा है जैसे कॉलम हम बड़ा करते हैं तो छोटा नहीं हो जाता, फिर यहाँ पे वो ऐसे ऐसे लिख के आता है। ये वो हैश नहीं है बेटा। आइए जानते हैं। आई एम गोइंग टू प्रोवाइड यू वन वीडियो, चलाती हूँ, प्ले हो जाएगी ना, प्ले कर देगा ना ये। मैं पॉज करती हूँ पहले। So let's take a look at this town, small town USA. The population is 102. And let's assume you are in charge of their electric bill. You work for the local electric company and you are in charge of it. So there are 16 homes in this town. So the count is 16. We have 16 meters. Each meter will have their own separate account number. Of course, because each customer is different. For example, customer 1, 1256, customer 2, 3645, customer 4, 2542, so on and so forth. ये क्या है? काउंट है। जो हमने 3 कंट्रोल्स पढ़े, सबसे लास्ट वाला क्या था? रिकॉर्ड काउंट्स। यानी कि उसके बेसिस पे हम कंट्रोल लगा रहे हैं कि जितने हमने चाहे थे उतने काउंट्स हैं कि नहीं है। अब ये क्या कह रहे हैं, इसने कस्टमर का डेटा लिया है, जैसे हमारा अकाउंट नंबर होता है ना, तो वैसे ही क्या है, सेकंड कॉलम क्या रिप्रेजेंट करता है, अकाउंट नंबर रिप्रेजेंट करता है, और थर्ड कॉलम क्या रिप्रेजेंट करता है, उसके अंदर कितना पैसा है। ठीक है, चलो। And each customer is billed for a certain amount. So that's the dollar amount. So here's what we can do. And let's assume we are using batch processing where we collect all the data, then we process it the following day all at once at the end of the day. The first thing is when we want to run account total. To do what? To make sure we have collected 16 bills. So the record count will show us indeed we collected 16 bills. So if you left someone out, the count will show 15 and we'll say, well, why are we only processing 15 customers while we have 16 billable homes? So that's the thing. That's the count. The second count, the second input that we... जो इसने बोला, जस्ट कर देती हूँ कि अगर मैंने यहाँ से एक आइटम रिमूव कर दिया तो रिकॉर्ड काउंट 16 की जगह 15 हो जाएगा। पीछे बैठी प्रेरणा, ये ऐसा मतलब अभी तो तुम कह रहे थे कि हम इंग्लिश नहीं समझ सकते, मैंने कहा लो अब इंग्लिश में। We can do is we can add all the account numbers. All the account numbers. Now, if we add up all the account numbers, they don't mean anything, absolutely nothing. 57,322. What does that mean? Well, here's what happened. Here's the fear. The fear is you did not bill
customer 13. With customer 13, what you did is you build another fictitious customer. You made up the number for that customer. So you made up the number and you have something instead of count 13, you have another customer. Now, when we did the count, we have 16. So we have 16 customers. That doesn't raise any red flags. But since you used a different account number, let's use different, you made up number 5423. And assuming 5423 doesn't exist, now when you add them up, they will not add up to 57321. Now the person who's doing this with the account number, they don't really know that if they don't know we're doing a hash total, they would not know that as soon as they change the account number, input some other number to build some fictitious client, we're going to find out, because all the account numbers should add up to 57321. So this is the importance of the hash total. You don't let the people who are processing those bills. हाँ जी, क्या पल्ले पड़ा बताओ. फिक्टिशियस एंट्री कर दी. ठीक है, ओके डन. चलो आगे देखना, आगे बहुत इंपॉर्टेंट बात बताएगा ये. Know about the hash यहाँ तक सबको समझ में आ गया ना? हाँ. total, because if they know, they will try to नहीं आया circumvent the तो अभी system. मैं फिर मजाक So although we could have 16 customers but one customer out, the hash total will catch it. Now we have a dollar amount total, which is 6019. Now the dollar amount total is based on estimate. So we would estimate, for example, for a particular month, the company should be able to estimate, for example, the bills should be between 5,900 and 6,100. Well, it's $6,019. That's within reason. So the hash total would help you. If it is within reason, we are in good shape, that's what the hash total is. So taken all together, those three totals, or batch total, or control totals, would help us in our input control batch total. And that's the purpose of the input control, is to use methods to make sure you are not missing anything, no one is booking any fictitious transaction, so on and so forth. What should you do now? Go to Farhat Lectures and work additional MCQs, true, false. बताओ क्या हुआ हैश टोटल में? वहां तक आते आते गाड़ी फंस हो गई. नाउ यू हैव रियलाइज माय इम्पोर्टेंस, नो? बताओ क्या कहा? हाँ जो भी था वैल्यू. हाँ क्या? हाँ मुझे ये बताओ, तुम्हारे सामने मैंने प्ले करा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थ्री थिंग्स. फर्स्ट इज द बैच टोटल, तो यू हैव अंडरस्टूड द बैच टोटल. सेकंड इज द काउंट टोटल, यू हैव अंडरस्टूड काउंट टोटल. व्हाट अबाउट द हैश? जब भी वो बार बार, मैं यहाँ पे मार्क नहीं कर सकती, बट आप देखो काउंट नंबर 13 देखो, उसका क्या काउंट नंबर देखो, डॉलर्स देखो. अगर मैं इसको हॉरिजॉन्टली देखूं, दैट इज व्हाट द हैश टोटल इज. This is a hash total. Horizontally, this is a hash total. This is what it is saying. That means कि अगर आप hash, सुनना, hash का मतलब होता है IT की भाषा में value. इसीलिए जब आप एक्सेल का वो जो कॉलम होता है उसको आप डिक्रीज करते हो तो वो हैश वर्ड ही, हैश साइन ही क्यों दिखाता है? क्योंकि हैश रिप्रेजेंट्स अ वैल्यू. एंड वैल्यू का मतलब होता है कि यानी कि आप उस रो के अंदर क्या डाल रहे हो? एक वैल्यू डाल रहे हो. दैट इज अ हैश टोटल एंड दैट वैल्यू शुड कोइंसाइड विद द अदर वैल्यूज. और अगर एक 13 का पूरा कॉलम में उड़ा दूं या मैं उसको उड़ाने की जगह कोई और वैल्यूज डाल दूं, इट इज गोइंग टू हैम्पर माय कंप्लीट रिकॉर्ड सेट. चलो भैया, तो यूट्यूब एक तरफ, ओके चलिए. सो वैलिडेशन कंट्रोल चले. ब्रेक चाहिए? रुक जा, बताती हूँ, ब्रेक देती हूँ, जस्ट एक सेकेंड. लेट अस जस्ट रिकॉल फटाफट से. सो हमारे पास वी आर रीडिंग द, वी आर इन द कौन से कंट्रोल्स? एप्लीकेशन कंट्रोल्स. कितने कंट्रोल है टोटल एप्लीकेशन में? 6. कौन कौन से? बाउंड्री,
ठीक है, कौन कौन से कर लिए, बाउंड्री कर लिया और इनपुट कर लिया। बाउंड्री में कितने प्रकार की बाउंड्री लगाई, 6, तो छठी है वो छोड़ दो, पर वैसे क्या है 5। पहला क्रिप्टोग्राफी वाली लगाई, क्रिप्टो यानी कि इंक्रिप्शन। कौन सा टेक्स्ट, साइफर टेक्स्ट, काला अक्षर भैंस बराबर। उसके बाद क्रिप्टोग्राफी के बाद कौन सा कंट्रोल, यानी कि आरबीएसी यानी कि मैक और डैक। थर्ड पिन विच इज सिमिलर टू पासवर्ड बट डू नॉट हैव एनी रिलेशनशिप। उस वेरी गुड। और नेक्स्ट इज दिस इज नेचर एंड लास्ट इज प्लास्टिक कार्ड्स। प्लास्टिक कार्ड को किससे करोगे कनेक्ट, आइडेंटिफिकेशन बैजेस से। और लास्ट इज ऑडिट ट्रेल, जो कि आप किसी में भी डाल सकते हो, आगे किस जिसका मन करे उसमें डाल सकते हो। नेक्स्ट इज आवर इनपुट कंट्रोल, यानी कि हमारा इनपुट झूठा नहीं होना चाहिए, छूटा नहीं होना चाहिए, और हमारा इनपुट जो है जितने भी हम आइटम कर रहे हैं उसमें सोर्स डॉक्यूमेंट वगैरह सब सही होना चाहिए, अदरवाइज इट इज गोइंग टू हैम्पर बिकॉज अ लॉट ऑफ ह्यूमन एफर्ट्स इज बीइंग इन्वॉल्व्ड। इसके अंदर 4 टाइप के कंट्रोल होते हैं। पहला क्या होता है, सोर्स डॉक्यूमेंट कंट्रोल। सोर्स डॉक्यूमेंट यानी कि वाउचर, वाउचर एंटर हो, ठीक से एंटर हो, और साथ ही में वाउचर चोरी ना कर लिया जाए, अदरवाइज इट वुड बी अ लॉस टू द ऑर्गेनाइजेशन। सेकंड कंट्रोल इज डेटा कोडिंग, यानी कि ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसपोजिशन। ट्रांसक्रिप्शन में प्लस माइनस सब्स्टिट्यूट, प्लस माइनस सब्स्टिट्यूट, एंड ट्रांसपोजिशन में रिवर्स, रिवर्स पोजीशन चेंज। उसके बाद थर्ड इज बैच कंट्रोल। 3 तरीके के बैच कंट्रोल। पहला चलो रिकॉर्ड कंट्रोल, हैश टोटल, रिकॉर्ड टोटल, फाइनेंशियल, सॉरी, यहां तक हमने कर लिया। सो विल बी कंटिन्यूइंग इन द नेक्स्ट क्लास।